हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। दोस्तों, हमारा विषय है नागरिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया था हमारा अध्याय नंबर 5, जिसका नाम था न्यायपालिका। और न्यायपालिका के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। और अब बारी आती है फुल चैप्टर रिवीजन करते हैं। इसका मतलब ये हमारा है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये शुरू करते हैं हम लोग। इसमें एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और सारे की सारी जो कंसेप्ट हम लोगों ने अलग अलग से पढ़े हैं उसको एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग आपका ये अध्याय है, तो इसको समझिएगा, बने रहिएगा। देखते हैं, एक झलक समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कोई अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें कुछ दूसरे अध्याय की बातें होती है और ख़ास करके लिंक जो होती है ना प्रीवियस अध्याय की होती है। तो यहाँ पर हमको झलक में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमने अध्याय पढ़ा था उसका नाम था कानूनों की समझ। कानूनों की समझ से हमने क्या समझा, जरा उसको देख लेते हैं। कानूनों की समझ से हमने समझा कि कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि न्यायपालिका से कानून का रिश्ता होता है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या उल्लंघन करता है तो फिर न्यायपालिका की बारी आती है। तो ऐसे में पहली बात तो है कि न्याय का मतलब होता है सबके लिए समान होना चाहिए। तो जब न्याय सबके लिए समान है तो कानून भी तो होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू होता है। जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है। जब भी किसी कानून का उल्लंघन होता है तो हमारे पास एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं हम लोग न्याय व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक जा सकता है, इसमें कोई बैरियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नागरिक जा रहा है कोई नहीं जा रहा है। यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग या किसी भी समुदाय के लिए कोई बैरियर नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी न्याय के लिए अदालत जा सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी न्याय के लिए अदालत जा सकता है। इसीलिए अदालतों को सबके लिए समान बनाया गया है। स्वतंत्र है हमारी जो न्यायपालिका, वो कैसी है? स्वतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। पूरे चैप्टर को पढ़ करके एक ही निचोड़ निकलता है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जब जब न्यायपालिकों को लगता है कि कोई कानून, कोई संस्था या सरकार या खुद लोग इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या भूलवश या जानबूझकर, तो ऐसे में न्यायपालिका क्या करती है? वापस से लोकतंत्र को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि उसके पास सारी पावर है। और न्यायपालिका ने अगर एक बार बोल दिया तो सबको मानना पड़ेगा, इसलिए उसका निर्णय सर्वोपरि होता है और कोर्ट पे हमारा विश्वास भी है। अब न्यायपालिका को हम लोग बोलते हैं, अदालत भी बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। तो जो आम भाषा का शब्द है वो क्या है? आपका अदालत है। तो अदालतें फैसला ले सकती है। क्या क्या फैसला ले सकती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई टीचर जो है, कोई शिक्षक विद्यार्थी को पीट रहा है। अक्सर स्कूलों में यही होता है ना कि शिक्षक जो है विद्यार्थी को मार रहा होता है। अब उसके पीछे क्या है? अब क्यों मार रहा होता है? क्योंकि बच्चा पढ़ के नहीं आया। लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी मार से उसको मेंटली थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ जाए। हो सकता है उसके अंदर डर या कुछ चीज़ दिमाग में घुस जाए। या हो सकता है कि वो बचपन की वो मार जो है वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए याद रहे, उसको डर फैल जाए। तो इस वजह से साइकोलॉजिकली थोड़ा सा उसका विकास कम होता है। इस वजह से सोचा सरकार ने कि अब ये नहीं हो सकता भैया, कोई टीचर जो है विद्यार्थी को नहीं पिटेगा। भाई टीचर का तरीके और भी तो है, किसी को पढ़ाने के, समझाने के बहुत सारे तरीके। क्या मारना ही केवल तरीका है क्या? और आजकल तो बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं, जो स्टूडेंट है वो इतने अच्छे हो गए कि वो खुद जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि टीचर को मारने की ज़रूरत है। टीचर को दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। टीचर को प्रमोट करके भी तो बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है जो बच्चा अच्छा ऑप्शन आंसर दे रहा है उसको इतना ज़्यादा इज्जत या प्रमोशन दो ताकि बाकी बच्चे अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ कंपटीशन की भावना फैला दो ना स्कूल में, तो वैसे ही बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे में अगर आप मारते हो, पीटते हो, तो शिक्षक को वो वाला फैसला भी अदालत ले सकती है। दोस्तों, 2009 में RTE एक्ट आ गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। उसके बाद से तो काफ़ी सारे बदलाव हुए देश के एजुकेशन सिस्टम में और बहुत सारी चीज़ें उसके क्लाउजेस, हालांकि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो पढ़ना, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत सारी बदलाव हो गए दोस्तों। आपको पता है पुराने समय में कैसे स्कूल लगते होंगे? अगर आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमारे पिताजी जब स्कूल हमको लेके गए थे तो उन्होंने बोला था कि भाई चमड़ी चमड़ी आपकी, हड्डी हड्डी हमारी, आपको जो करना है करो लेकिन इसको शिक्षित बना दो। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। अब जो है बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा इतने अच्छे इंटेलिजेंट हैं कि सब कुछ समझ जाते हैं, तो ज़रूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर कोई पीटता है ना तो अदालत फैसला ले सकती है।
राज्यों के बीच नदियों का बंटवारा, अगर मान लो दो राज्यों के बीच, अब नदी को थोड़ी ना पता है कि कौन से राज्य में बहना है, नदी को नहीं पता ना कि भाई राज्य अलग हो गए हम लोग बहना बंद कर दे, वो तो प्राकृतिक चीज़ है। तो नदी क्या होती है, एक या एक से अधिक राज्यों में बहती है। अब नदी के पानी को लेकर के अक्सर किसानों को समस्या होती रहती है और किसानों की वजह से पूरे राज्य लड़ लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी को लेकर के विवाद चल रहा है, बहुत लंबा विवाद है और खूनी संघर्ष भी वहाँ पर बहुत हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, जब राज्यों के बीच में नदियों का बंटवारा का विवाद चल रहा होता है तो अदालतें यहाँ पर फैसला ले सकती है, क्योंकि उनके पास में ये पावर है कि वो विवाद निपटाए। अपराधों के लिए सजा देना, अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो अपराध करने के लिए सजा, और अपराध की श्रेणियां बांटी गई। हमारे यहाँ पर आईपीसी चलता है, इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इसी भारतीय दंड संहिता के अनुरूप जितने भी क्राइम है वो सब कुछ यहाँ पर बताए गए कि अगर आप ये करते हो तो आपके ऊपर ये धारा लगती है। अब वो धारा कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा कि दफ़ा 302, दफ़ा 376 दफ़ा, ये दफ़ा क्या है, दफ़ा है जो है ये धाराएं हैं, ये आईपीसी की हैं। तो भारतीय दंड संहिता के अनुरूप कोई भी अदालत जो है वो किसी व्यक्ति को अपराध करने पर सजा दे सकती है, जुर्माना दे सकती है। आगे हम समझेंगे कि अपराध की भी श्रेणियां हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके के दिए गए यहाँ पर कि किस तरीके का फैसला लेते हैं, कानून अलग अलग प्रकार के बनाए गए। फिलहाल हम एक एक करके श्रेणीबद्ध तरीके से चलते हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका की भूमिका है, पहली, विवादों का निपटारा करना। न्यायपालिका की मुख्यतः 3 भूमिका होती है। पहली क्या है? विवादों का निपटारा करना। अब विवाद किस तरीके से हो सकते हैं? हो सकता है कि विवाद 2 राज्यों के बीच में चल रहे हैं, हो सकता है कि विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में चल रहे हैं, या हो सकता है कि विवाद 2 नागरिकों के बीच में चल रहे हो, या नागरिक और राज्य के बीच में भी चलते हैं। कई बार ऐसे विवाद आते हैं जहां नागरिक वर्सेस स्टेट हो जाता है, तो ये विवाद भी आता है। तो विवादों का निपटारा करने का जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंट काम है, जो उद्देश्य, वो क्या है? न्यायिक समीक्षा। तो पहली भूमिका तो हमने पढ़ ली, निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है? समीक्षा का मतलब समझते हैं? समीक्षा का मतलब होता है रिव्यू करना, रिव्यू लेना, देखना कि सही है कि नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपने क्रिकेट सबने देखा होगा, डेफिनेटली सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल चलते तो आईपीएल देखते हो, या कोई भी मैच चलता है इंटरनेशनल तो आप जरूर देखते होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें फैसला लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो एम्पायर। एम्पायर क्या हो सकता है कि एम्पायर का फैसला गलत हो, तो उन्होंने एक नया सिस्टम लेकर के आए थे जिसको बोलते हैं हम लोग DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम उसको बोलते हैं। डिसीजन को दोबारा रिव्यू करना, मतलब जो डिसीजन दिया है एम्पायर ने उसको भी एक बार और देखना। हो सकता है कि गलती हो गई, अब ऐसे में एम्पायर को सजा तो नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है भाई बारीकियां नहीं देख पाए। तो ये जो अपनी न्यायपालिका, इसके पास भी ऐसा सिस्टम है, जब भी कोई सरकार कानून बनाती है तो एक कानून को रिव्यू करती है, देखती है कि कानून गलत तो नहीं है। हो सकता है कानून लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अगर कोई भी कानून, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, अगर वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो दोस्तों न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यहाँ तक कि अपने ही द्वारा दिए गए फैसले को भी रिव्यू कर सकती है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे? मान लो कोई जज साहब थे जो पुराने रहे हैं, ये 10 साल 20 साल पहले किसी जज साहब ने अगर कोई फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट के, और अब जो नए जज साहब आए, सेम केस आया तो उन्होंने फैसला दूसरा सुना दिया, तो पुराने वाले निर्णय को भी बदल सकते हैं, जैसा कि एम्पायर वाले डिसीजन रिव्यू सिस्टम में हुआ था। तो अब समझ गए होंगे आप। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है किसी कानून को देखना कि वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, और यहीं पर न्यायपालिका अपने खुद के पुराने डिसीजन को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। वो सब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, कानून का कोई उल्लंघन न करे ये भी वो देखता है। उल्लंघन करता है तो सजा मिलती है, तो कानून तोड़ने पर सजा है तो लोग डरेंगे ना कि कानून नहीं तोड़ेंगे नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा, तो कानून की रक्षा हो गई। और मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सबसे पहले वो कहाँ जा सकता है? वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीधे पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को वापस दिला देगा। तो कुल मिला के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा, गारंटी भी वही देता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इतने सारे काम करता है। और दोस्तों यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट को हमेशा जनता के लिए सोचना पड़ता है, तभी तो वो सरकार से हमारे लिए कौन लड़ेगा सरकार से? हमारे पास है ना हमारा न्यायपालिका। तो एक एक करके तीनों चीज़ पढ़ लेते हैं। पहला है ना दोस्तों विवादों का निपटारा। विवाद किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे मैंने बोला नागरिक और सरकार के मध्य विवाद बहुत सारे विवाद चलते हैं, नागरिक और सरकार के मध्य विवाद।
तो ऐसे विवादों को ले जाया जाता है, फिर विवादों का निपटारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक विवाद चल रहा था, आपने राम मंदिर का विवाद तो सुना ही होगा। राम मंदिर का फैसला है और राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है, बनना शुरू हो गया है, जो भी हुआ। लेकिन ये फैसला के एक आदमी जो भी कम्युनिटी वाले थे उन्होंने केस किया था उसके ऊपर, और उसके एवज में राज्य सरकार और नागरिक दोनों के मध्य का विवाद चल रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो मामला बढ़ गया और आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था। दो राज्यों के मध्य विवाद, नदी विवाद मान लो ना, जो मैंने बताया था आपको भाई, पंजाब और हरियाणा में भी नदी को लेकर विवाद है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का भी नदी विवाद चलता रहता है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का अपने उड़ीसा से विवाद चल रहा महानदी को लेकर के। यहाँ तक कि कर्नाटक गोवा में विवाद है, और सबसे बड़ा विवाद तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी विवाद है। इंडिया में बहुत सारी नदियाँ विवादित है, तो राज्यों के बीच में अक्सर विवाद चलता रहता है। खाली नदी नहीं, दूसरे विवाद भी चलते रहते हैं। तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए कौन निपटारा करता है? न्यायपालिका ऐसे विवादों को निपटाती है। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे विवादों का भी निपटारा कर लेती है। अदालतों के पास ये भी पावर है कि वो राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उनका निपटारा करें। कई बार राज्यों को ये शिकायत होती है कि केंद्र सरकार जानबूझ के हमारे लिए पैसा रिलीज नहीं कर रही है या भेदभाव कर रही है। हो सकता है कि भाई जानबूझ के भी कर रही हो। टैक्स जो हम लोग भरते हैं ना, हम जो राजस्व भरते हैं, ये राजस्व का कुछ हिस्सा राज्यों को जाना चाहिए। तो इनको लेकर अक्सर राज्य और केंद्र में इस बात को लेकर लड़ाई चलती रहती है, और बहुत सारे इश्यूज है जो राज्य और केंद्र के बीच में है। फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि राज्य और केंद्र के मध्य जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उन सारे विवादों का निपटारा भी कौन करता है? खुद अदालतें करती हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है उसमें। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब एक तो ये होता है कि पहली बात तो है कि जब भी अदालत सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है और बहुत बड़ा फैसला है, मान लो उसका संबंध संविधान से है, संविधान के किसी आर्टिकल से है, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उस आर्टिकल की व्याख्या करती है। इस वाले चैप्टर में हम बार बार एक आर्टिकल का नाम बोलेंगे जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 21, जीवन जीने की आज़ादी। इस जीवन जीने की आज़ादी में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इतिहास में इसका व्याख्या की और नए नए अधिकार जोड़ दिया, जैसे भोजन का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार। ऐसे 3 अधिकार तो हम ही इसमें पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, वो क्या है? संविधान की व्याख्या का अधिकार। और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को ही हम लोग बोलते हैं। संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है, वही तो व्याख्या करता है उसकी। न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी कानून को रद्द कर सकती है। कब कर सकती है? यदि वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। आधारभूत ढांचा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो कुल मिलाकर यदि मान लो कोई कानून जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में अपनी न्यायपालिका क्या कर सकती है? ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। इस तरह के 2 अनुच्छेद हमको पढ़ना पड़ेंगे। 2 अनुच्छेद में बात लिखी गई। अनुच्छेद नंबर 13 भी इसी की बात करता है, और अनुच्छेद नंबर 32 भी इसी की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 13 और अनुच्छेद नंबर 32, ये दोनों में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका चाहे तो कानून को रद्द कर सकती खुद ही, या आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर नागरिकों का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो नागरिक पहले अदालत जाएगा, और अदालत देखती है कि अगर कानून गलत है तो कानून को रद्द कर देगी। कुल मिलाकर के आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 दोनों में न्यायपालिका संसद द्वारा किसी बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है, संशोधित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो है ना ये दोस्तों कमाल की बात। इसमें क्या है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, और यही है क्या न्यायिक समीक्षा कहलाती है, जब किसी कानून की समीक्षा करती है, उसका रिव्यू करती है। तो नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। न्यायपालिका का जो एक दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, वो क्या है? उसका नाम है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन। नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 32 बोलता है कि नागरिक मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कहाँ जा सकते हैं? वो जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। खाली सर्वोच्च न्यायालय नहीं, वो तो कोई सी भी न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, इसलिए इसने यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय लिखा गया है। कक्षा 7 में एक कहानी जरूर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं दोबारा से उस कहानी की बात करूँगा। उसका नाम है हाकिम शेख। हाकिम शेख का एक वाकया था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक सिद्धांत दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाकिम शेख के लिए अनुच्छेद 21 की व्याख्या की।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाकिम शेख का वाकया क्या था। ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। 1996 में जब पश्चिम बंगाल खेत समिति थी, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, इसने पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर केस कर दिया। तो 1996 में केस आया था सामने, बड़ा अच्छा केस था। एक्चुअल में हुआ क्या था, हाकिम शेख थे क्या, इसकी कहानी जरा सुन ले। ये खेतीहर मजदूर थे, किसान थे, गरीब किसान थे। क्या हुआ कि ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन से गिरने की वजह से इनके सर पर चोट आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और कलकत्ता के हॉस्पिटल में इनको तुरंत ले जाया जाता है। अब क्या है, गरीब आदमी है, तो आपको पता है गरीब आदमी है तो उसके पास पैसे की बहुत कमी रहती है, और वैसे भी किसान बेचारा हमारे देश में बड़ी मेहनत से कमाता है। तो उसकी पहली प्रेफरेंस क्या रहती है, किसी भी व्यक्ति के, ज़्यादातर जो लोग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए सरकार ने ना, तो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख करेगा। और जब पहले हॉस्पिटल में जाता है, सबसे पहले वाले हॉस्पिटल में, तो पहले वाले हॉस्पिटल वाले उसको भर्ती करने से मना कर देते हैं, जबकि सीरियस केस है दोस्तों। और अक्सर हॉस्पिटलों को आज तो ये हिदायत दी जाती है कि जब भी कोई सीरियस केस हो तो सबसे पहले उसको इमरजेंसी में देखें कि क्या है, क्यों, क्योंकि उसकी जान बचाना सबसे ज़रूरी है। तो क्या किया कि वो पहले हॉस्पिटल वाले ने बोल दिया कि हमारे पास बेड नहीं, हम भर्ती नहीं कर सकते। अब आप बेड नहीं भर्ती नहीं कर सकते तो कोई हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जो नॉर्मल अवस्था में हो, उसको डिस्चार्ज करके इनको भर्ती कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि कहाँ इसका केस लेंगे वगैरह वगैरह, तो उसको वहाँ से निकाल दिया। अब बेचारे उसके परिजन जो है लेकर के दूसरे अस्पताल गए। दूसरे वाले अस्पताल में बोला कि हमारे पास बेड तो है, लेकिन जो इनको हेड इंजरी हुई है उसके लिए हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं अच्छा, तो हम आपको फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, तो क्षमा करें, हम आपको भर्ती नहीं कर पाएंगे। अब देखो सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन उसका इलाज करने वाला डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे अलग अलग 9 सरकारी हॉस्पिटल में उसके घर वाले हाकिम शेख साहब को ले आते हैं। क्यों, वो चाहते तो सीधा प्राइवेट में चले जाते ना, लेकिन दोस्तों पैसे की कमी होने की वजह से वो नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हो, क्योंकि भाई आदमी बड़ी मुश्किल से कमाता है। तो उनका पहला प्रेफरेंस था कि ये सरकारी में कहीं मिल जाए। तो 9 हॉस्पिटल जो बड़े बड़े थे कलकत्ता के, सब में जाके आ गए। 14 घंटे हो गए उनको। अब ब्लीडिंग हो रहा होगा सिर पे, तो उनको डर लगा कि ऐसा ना हो कि भाई यार ये तो सीरियस केस है। ऐसे में फिर जैसे तैसे थक हार करके मजबूरी में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका काफ़ी बड़ा बिल उनको थमाया गया था। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, 90s की बात है। तो हुआ ये कि हाकिम शेख साहब को बड़ा गुस्सा आया इस बात को लेकर, उस रवैये को देखकर कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले क्या समझते हैं अपने आप को, क्या लोगों की जान को कुछ समझते नहीं है। ये बस इतना कि कुछ तो भी अपना एक्सक्यूज दे दिया भर्ती नहीं करने का, 9 ही हॉस्पिटल में अलग अलग दे दिया। क्या एक भी हॉस्पिटल उसको भर्ती नहीं कर रहा था? क्या इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं हॉस्पिटल के साथ में? तो उन्होंने केस कर दिया। वो एक समिति के मेंबर थे जिसका नाम था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। तो उनने उनकी तरफ से केस किया और पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर केस कर दिया 1996 में। तो केस का नाम रखा गया था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस पश्चिम बंगाल 1996। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोलते हुए कहा कि भाई पहली बात तो है कि आर्टिकल 21 जीवन जीने की आज़ादी देता है, जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 की व्याख्या की उन्होंने, अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए बोला कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वस्थ रहने का अधिकार भी शामिल है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार भी है। इसका मतलब हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए हर हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। साथ ही साथ ये आदेश दिया, क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को उचित मुआवजा दी जाए, क्योंकि आपके हॉस्पिटल्स का रवैया ठीक नहीं था। सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जो मशीनरी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। एक आदमी जो केवल इलाज के लिए भटकता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको करना पड़ेगा। और आखिर में एक और बोला और आदेश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य की रूपरेखा तैयार किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। मतलब छोटे छोटे शहरों में हर जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य फर्स्ट एड किया जाए, मतलब छोटा सा अगर कुछ हुआ तो ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, ऐसा कुछ, या छोटे छोटे तबके पर तालुकों में इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ अगर आपात स्थिति में कोई रोगी आया तो उसके इलाज की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर इमरजेंसी में कोई आया, एक्सीडेंटल केस है, तो सबसे पहले उसको जहाँ पे उसका केस देखो और उसको वहाँ पर इलाज करवाओ। दोस्तों आपको पता है कि पहले सिस्टम क्या होता था? पहले हमारे देश में सिस्टम ये था कि जब भी कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपने भी सुना होगा इस बारे में, कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता था तो क्या होता था? एक्सीडेंट होता था तो बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को ले जाते भी नहीं थे, क्योंकि दिक्कत क्या होती थी कि जब आप एक्सीडेंट वाले केस को किसी व्यक्ति को भर्ती कराने जाओगे तो पुलिस सबसे पहले क्या होगा, पहले तो वो डॉक्टर भी उसका जो इलाज नहीं करता है। डॉक्टर पहले बोलता है कि एक्सीडेंट केस है, पहले पुलिस FIR दर्ज होगी, उसके बाद जो है मैं इसका इलाज करूँगा। तो दोस्तों क्या इलाज ज़रूरी है कि पुलिस की गवाही ज़रूरी है?
तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई चिकित्सा का अधिकार सबसे पहला अधिकार है, इसलिए पहले चिकित्सा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो लेकर के आया उस बंदे को भी घेर लेते पुलिस वाले, उससे भी बयान लेते हैं, उसको भी बोलते हैं कि भाई जब जब थाने में बुलाओ तब तब थाने में आना पड़ेगा। तो ऐसे में कौन व्यक्ति जाकर किसी व्यक्ति को भर्ती कराएगा? ये तो भाई हम ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, हम मानवता की को लेकर के चलते हैं और किसी व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती कराते हैं और पुलिस वाले हम पर ही शक करते हैं, कहीं तूने तो नहीं मारा इसको, क्या है वाकई। तो बार बार फिर वो गवाही वगैरह, तो वो भी परेशान हो जाता है कि यार मैं अपने काम से जा रहा था, वो काम छोड़ के मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ और आप मुझे पे शक कर रहे हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि अब अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो कोई केस फाइल नहीं होगा, जो लेकर जाएगा उससे कोई पूछताछ, नॉर्मल पूछताछ हो सकती है लेकिन उसको परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति का पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पहले ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, पुलिस आएगी और अपनी गवाही ले सकती है। तो कितना ट्रेंड चेंज हुआ, ऐसे केसेस बहुत सारी चीज़ बदल देते हैं। तो आर्टिकल 21 में हाकिम शेख में क्या सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि स्वस्थ रहने का अधिकार आर्टिकल 21 के जीवन जीने के अधिकार में है। अगर आप जीवन जी रहे हो और बीमार होकर जी रहे हो तो फिर क्या जीवन जीना? तो जीवन जीने का मतलब होता है जीवन जीने के तरीके से। हर व्यक्ति को इस देश में स्वस्थ रहने का अधिकार है और अगर कोई हॉस्पिटल किसी को भर्ती करने से मना करता है तो फिर देखो कमाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ ही गया था। अब हर हॉस्पिटल को भर्ती करना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा, जैसे जैसे करके मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों देखा ना आपने कोरोना में क्या हुआ, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने अपना काम किया बखूबी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, इसकी स्थापना कब हुई? तो हो सकता है कि एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। तो नई डेट याद करने की झंझट खत्म। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी दिन क्या हुआ था, हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाते ना हम लोग, गणतंत्र भी बना था, देश का संविधान लागू हुआ था, दोनों डेट एक ही। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या कोई कोर्ट नहीं थी इंडिया में? अंग्रेजों ने भी इंडिया में एक कोर्ट बनाई थी जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यही सुप्रीम कोर्ट बनी। उस समय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी हुआ करती थी, वो भी दिल्ली में थी। तो पूर्ववर्ती सुप्रीम कोर्ट की, पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जगह कौन था, तो उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो 1937 में बनाई गई थी और 1949 तक काम कर रही थी। इतने साल तक काम किया इसने और 1949 पे इसको समाप्त कर दिया क्योंकि 1949 को हमारे देश का संविधान पूरा कंप्लीट बन गया था ना, 26 नवंबर 1949। तो हमने सोच लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट आएगी, 26 जनवरी 1950 को हमने सुप्रीम कोर्ट बना दी और स्थापित ना कर दी। शुरुआत में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थी, तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट को कहाँ लगाया गया था? सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दिनों में 1958 तक, 1958 तक शुरुआत में संसद भवन के अंदर एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेज करके जगह है जहाँ पर वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया लगती थी। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया लगती थी संसद के अंदर, जिसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर कहती है वो लगती थी और सुप्रीम कोर्ट भी शुरुआत में 1950 से लेकर 1958 तक उसी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में लगा करती थी। लेकिन 1958 में सुप्रीम कोर्ट की अपनी बिल्डिंग बनाई गई और इस बिल्डिंग में उसको बाद में उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में है वही संसद से वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको शिफ्ट कर दिया, नई इमारत में शिफ्ट कर दिया। हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन जाए कि कब शिफ्ट किया गया था, 1958 में, 1958 में उसको शिफ्ट कर दिया। ये भारत के सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके फैसले मानना हर एक कोर्ट के लिए ज़रूरी है, हर एक कोर्ट के लिए ज़रूरी है। देश के हर एक नागरिक को मानने पड़ते हैं, सरकार को मानने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नकार नहीं सकता क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है या स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। आप ये तो मानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट जो अदालतें होती है ये बहुत पावरफुल है, तभी तो हमारा देश का हर एक व्यक्ति जो है अगर कुछ भी झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले क्या बोलता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट। मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, मैं आपको कोर्ट तक घसीटूंगा, मैं आप पे केस कर दूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। ये बार बार कोई व्यक्ति को आपने ऐसा बोलते सुना है कि आपने मेरे साथ गलत किया, मैं मोदी जी के पास जाऊँगा या मैं शिवराज सिंह चौहान के पास जाऊँगा या मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊँगा? क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि दोस्तों जो लोगों को विश्वास है ना न्याय के लिए, वो किस पर है? वो हमारी जुडिशरी पे, हमारी न्यायपालिका पे। और क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है। फर्ज करो कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती, उस पर दबाव बना होता। मान लो कोई एमएलए या कोई मान लो कोई विधायक या सांसद के पास इतना पावर दे देती कि सांसद ही अपने जिले में जो जितने भी वकील जो है, जज साहब है या हाई कोर्ट का जो जज है, उनका तबादला करवा सकता है, तबादला कर सकता है, हटा सकता है, क्योंकि भाई नेताजी है। तो फिर क्या होगा ऐसे में? मान लो कोई दबंग आदमी है, जैसे आपको दिख रहा होगा
ये दबंग आदमी नेताजी का भाई है। अब नेताजी तो उसको बचाएंगे। अब क्या मान लो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतंत्र नहीं है और न्यायाधीश का तबादला हटा सकते हैं, कौन? ये नेताजी हटा सकते हैं। मान लो नेताजी के पास इतनी पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी भी अदालत के जज को हटा दिया आपने, इतनी पावर है, तो फिर क्या होगा? नेताओं का न्यायाधीश पर नियंत्रण हो जाएगा। अब न्यायाधीश डरना शुरू हो जाएंगे कि यार नेताजी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी अधिकारी आजकल डरते ना, वैसे ही अब होगा क्या? मजबूरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसा कह दूं कि भाई बार बार तबादला होने की वजह से बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो अपनी ईमानदारी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके बीवी बच्चे होते हैं। मान लो फर्ज करो कि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है और वो बहुत ईमानदार है, और ईमानदार आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों इस देश में, और बार बार तबादले झेलने पड़ते हैं। अब आपका स्कूल लग रहा है, बड़ी मुश्किल से आपने दोस्त बनाया, थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने गए, फिर आपका पिताजी का तबादला हो गया, फिर आपको नए स्कूल में डाला, साल में 3-4 स्कूल बदल लिए, तो आप भी परेशान हो जाओगे कि यार आपकी नौकरी मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो बेचारा वो भी सोचेगा कि नहीं यार मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, ठीक है ये लोग जो बोल रहे हो कर लेता हूँ। तो कई बार क्या होता है, ये दबाव महसूस करने लग जाते हैं जब स्वतंत्र नहीं होते। तो नेताजी के नियंत्रण में कौन आ गया? न्यायाधीश। अब न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उनको हटने का डर है। डर जो है वो सब कुछ करवा लेता है। ऐसे में नेता मजबूरी में फैसला नेताजी के पक्ष में जाएगा और कोई भी आम आदमी नेताजी के खिलाफ जीत ही नहीं सकता। लेकिन इस देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया, कोई नेता कोई बाबा बच के नहीं रहा आजकल। आज तक कोई बड़े से बड़ा नेता भी हमारे जुडिशरी से बचा नहीं है। जिसने क्राइम किया है उसको सजा मिली है, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, चाहे वो संजय दत्त क्यों ना हो, चाहे वो कोई बाबा बड़ा आसाराम जैसा बाबा ही क्यों ना हो। इस देश में जिसने क्राइम किया है उसको सजा तो मिलती है, और आपने बखूबी एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे देखे होंगे। तो इसीलिए स्वतंत्र रखना जरूरी है, ताकि वो इन अमीर और ताकतवर लोगों की जेब में ना हो। बोलते ना अक्सर लोग बोलते हैं कि कानून तो अमीर और ताकतवर लोग अपनी जेब में रख के चलते हैं, कानून रख के चलते हो, लेकिन जुडिशरी को, न्यायपालिका को लेकर नहीं चलते। और आजकल तो कानून को भी लेकर नहीं चल सकते ऐसा। वो पहले का ज़माना हुआ होगा जब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है कानून बहुत पावरफुल हो चुका है, तो कोई अमीर या ताकतवर लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मान लो अमीर और ताकतवर लोग की बात करें, तो अमीर और ताकतवर लोग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे इंडिया में बहुत सारे किस्से भी हैं। अमीर ताकतवर लोग क्या, उनके पास क्या होता है? अमीर के पास एक ही चीज़ होती है, पैसा, और पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। तो ये अमीर और ताकतवर लोग क्या करते हैं, अक्सर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब आप सोच रहे सर, आप बोल रहे हैं कि जज साहब को खरीद ही नहीं सकते, जज साहब तो बहुत ईमानदार है, लेकिन जज साहब जो फैसला लेते हैं वो तो सबूतों के आधार पर लेते हैं। सबूत जज साहब तक पहुँचे उससे पहले तो अमीर और ताकतवर खिलवाड़ कर सकते ना। आपने जोली LLB नाम की मूवी जरूर देखी होगी, और नहीं देखी हो जब भी वो आए टीवी में थोड़ा सा देख लेना क्या उसमें प्रोसेस होती है। वो जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो पैसे खिलाकर पुलिस वालों को अपने फेवर में करके, वकील साहब को पैसे दे करके कैसे मामले को घुमाते हैं। तो ये अमीर और ताकतवर लोग क्या कर, अब न्यायपालिका के पास वो सबूत पहुंचने से पहले ही आपने सब कुछ झोल कर दिया। जब तक पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगी, वकील अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा, न्यायपालिका कैसे सही फैसला दे पाएगी? क्योंकि न्यायपालिका जज साहब के पास जो सबूत लाए जाते हैं उसके हिसाब से वो फैसला करता है। अब आप समझ गए होंगे कि ताकतवर और अमीर लोग जो हैं ये किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वो होता ही है, कई बार आज भी होता है, और जब तक कब तक चलता रहेगा इसको कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी जज साहब जो है वो फैसला बिल्कुल फेयर देते हैं और सबूत के आधार पर देते हैं। भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। अगर पता चल गया ना कि अगर इसने कुछ ऐसा कुछ किया है, जज साहब को पता चल गया कि भाई ने वकील साहब से साठ घाट कर ली, या वो जो जिसके खिलाफ के फैसला जाना है उसने पुलिस वाले के साथ मिलकर के सबूतों के साथ छेड़खानी की है, तो पुलिस को भी वो सस्पेंड कर सकते। इतनी पावर है जज साहब के पास। अक्सर ऐसे मूवीज़ में दिखाया गया है और वो बिल्कुल रियलिटी है। तो वास्तविकता में यह, और संविधान भी बोलता है कि इस प्रकार की दखलंदाजी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया कि स्वतंत्र है, वो जो चाहे फैसला ले सकते। कितनी पावर है न्यायपालिका के पास में। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि एक ताकतवर नेता कैसे न्यायपालिका को कंट्रोल कर सकता है अगर उसको स्वतंत्र नहीं रखा गया। अमीर और ताकतवर लोग कैसे न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावित कर सकते हैं उसको। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना संविधान निर्माताओं के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो न्याय सबको मिल कैसे पाएगा। इसी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों, पूरा कंप्लीट। दोस्तों समझते हैं आगे। अब स्वतंत्र न्यायपालिका को रखने के पीछे क्या कारण रहा होगा, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। पहले मैं आपसे बात करूंगा सरकार के उन 3 अंगों की,
या लोकतंत्र के 3 अंग बोले जाते हैं, डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनके नाम क्या क्या है? उनका नाम है, एक है आपकी कार्यपालिका, दूसरे आपकी विधायिका, और जो तीसरी है जो दोनों पे कंट्रोल रखती है उसका नाम है न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो हैं इसको बोला जाता है, ये हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं। और इन तीनों में बांटा गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे बंटवारा किया गया? जैसे अगर मैं कार्यपालिका की बात करूँ तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। जो देश में कानून बनते हैं उनको लागू कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। और इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, ये सब होते हैं। राष्ट्रपति जी भी कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और विधायिका की बात करें तो इनका मेन काम होता है कानून बनाना। ये बनाते हैं, वो लागू करते हैं। तो कानून का निर्माण कौन करता है? कानून का निर्माण करती है आपकी विधायिका। तो कानून निर्मात्री जो संस्था है वो है आपकी विधायिका। और इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद आती है। इसमें संसद में ही तो कानून बनते हैं, लेकिन कानून पास होने के लिए, साइन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे और फिर उसको लागू करवा देंगे। और जितने भी मंत्री लोग हैं ये उसका कार्यभार संभालते हैं। इसका क्या काम है? न्यायपालिका का काम है कि ये जो कानून बना रही है ये ऐसा काम मनमाना कानून ना बनाए, और ये जो लागू कर रही है ये गलत कानून लागू ना करे। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियों का, कार्यपालिका और विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, ये देखती है न्यायपालिका। इसका मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये क्या करती है? ये इन दोनों पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है, दोनों को ये कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो कितना अच्छा है कि पैटर्न बनाया हुआ है कि तीनों की तीनों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। और वही न्यायपालिका ये भी देखती है कि कहीं ना कहीं ये दोनों गलत कर रहे हैं तो उनको रोक लेती है। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। कौन सा बुनियादी पहलू है? शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। एक ही आदमी के, देखिए राजा के समय राजा का शासन क्यों सही नहीं था? हजारों साल से इस देश में राजाओं ने शासन किया। क्या कारण है कि राजा चले गए, चलते गए, रियासतें समाप्त हो गई, वंश समाप्त हो गए, नया वंश आता है, फिर समाप्त होता है, फिर नया वंश आता है। तो अगर वाकई में राजा में इतनी पावर होती और राजा इतना एक कैपेबल व्यक्ति होता ना, तो आज भी हम लोग अशोक के वंशज पे ही अंडर में काम कर रहे होते हैं। यानी अशोक के ही जो वंशज होते हैं, उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र जितने भी हो सकते थे, वो राज करते अब तक, अगर वाकई में राजा व्यवस्थित होता था। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने एक ही आदमी को 3 पावर दे दी। कानून भी राजा बना रहा है, लागू भी राजा कर रहा है, और न्याय भी राजा ही कर रहा था। वहाँ पर न्याय का काम भी राजा ही करता था। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता था कि एक ही आदमी एक तीनों काम करेगा तो फिर कंट्रोल कहाँ रहेगा? फिर राजा तो निरंकुश हो सकता है, अपनी मर्जी का मालिक, क्योंकि राजा ने बोल दिया मतलब भगवान ने बोल दिया, ऐसा था उस समय। अब यहाँ पर सिस्टम क्या किया? हमने 3 चीज़ें अलग अलग बांट दी कि भाई ये करेगा तो इस पर ये कंट्रोल, दोनों करेगा तो इस पर ये कंट्रोल। तो कुल मिलाकर के न्यायपालिका को ऐसा बनाया गया है, कार्यपालिका और विधायिका पर कंट्रोल रखे। विधायिका तथा कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य कोई भी शाखा न्यायपालिका में दखल नहीं दे सकती। न्यायपालिका के मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता, उसको स्वतंत्र रखा गया कि भाई आप हमें काम करने दो। यहाँ तक कि ये लिखा तो ये भी गया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मामलों में दखल नहीं देगी। उनको कानून बनाने तो अपने हिसाब से, उसमें बनाने पर दखल नहीं देगी। हाँ, कानून लागू होने के बाद देख सकती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि न्यायपालिका नहीं मानती। न्यायपालिका फिर भी जाकर के कार्यपालिका और विधायिका के मामले में दखल देती है और बोलती कि मैंने कहाँ दखल दिया। तो न्यायपालिका को करना पड़ता है कुछ हद तक ये, तो अभी उसको समझने की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल। लेकिन ये समझिए कि विधायिका हो या कार्यपालिका या कोई भी शाखा हो कानून की, मतलब इनकी सरकार की, वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अतः अदालतों को स्वतंत्र कार्य करने के लिए बनाया गया। अतः अदालतें कैसे कार्य करती है? स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि जो अदालतों पर दबाव बना सकती है ना 2 संस्था, उनको तो मुक्त कर दिया, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है? मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी? कैसे मैं बोलूँगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है? पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। सरकार दखल नहीं दे। अगर सरकारी नियुक्ति करेगी तो अपने वाले को बिठा देगी ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज में क्लियर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति करते समय जज से ही पूछते हैं, जजों की सहमति की बात होती है। तो कितना अच्छा है, यहाँ सरकार का रोल ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो मोदी साहब बोलेंगे कि भाई यार ये आदमी मेरा पहचान का है, इसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो, तो जब भी कोई केस सरकार के खिलाफ आएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या होगा? सरकार की तरफ बोलेगा, क्योंकि उनको उसने बनाया। तो सरकार का दखल नहीं होगा तो स्वतंत्र काम करेगा नहीं करेगा।
इसी वजह से इसको बनाया गया है कि राष्ट्रपति जी सीधा नियुक्त कर देते हैं। नियुक्ति के बाद हटाने बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है ना, तो इनको पद से हटा तो सकते हैं, संसद हटा सकती है। संसद बिल पास करके राष्ट्रपति जी को भेजती है और राष्ट्रपति जी संसद की सिफारिश के बाद उनको हटा देंगे। लेकिन प्रक्रिया बहुत पेचीदी है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है, जिसका नाम है महाअभियोग, वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया अदालतों के जजों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो हटाने की एक ही तरीका है कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाना पड़ेगा और उस बिल को 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें यह भी देखना पड़ता है कि भाई अदालतों ने गलत किया कि नहीं किया। भाई आप किसी को हटा रहे हो मतलब, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना क्यों। उसका कारण नहीं बता पाए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले जज साहब के ऊपर एलिगेशन तो लगाओ, और जज ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। होता क्या है एक्चुअल में, मान लो लोकसभा ले आए इनको हटाने के लिए बिल ले आए, लेकिन राज्यसभा क्या करता है, उसको चेक करवाता है कि भैया जो जिस वजह से लाए आप, इनने क्या किया, इन्होंने मिसबिहेवियर किया, दुर्व्यवहार किया, जो भी इन्होंने किया, मिसबिहेवियर किया है, दुर्व्यवहार किया है, कदाचार किया है, गाली वगैरह बोल रहे हैं, या इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह है, कोई गलत काम इन्होंने किया, तो प्रूफ तो करो। पहले प्रूफ कौन करेगा? तो प्रूफ करने के लिए जजों की बैठक बुलाया जाती है, जज को ही बुलाया जाता है। अब जज को हटाने के लिए खुद ही जज बैठे हुए, तो सोचो कितनी बड़ी प्रोसेस, सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसे में इनको हटने का डर नहीं, क्योंकि इनको पता मैं सही हूँ तो कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जो खुद न्याय देने बैठा उसके साथ कौन अन्याय करेगा। तो नियुक्ति के बाद हटाने की मुश्किल प्रक्रिया इस वजह से भी स्वतंत्र है वो। रिटायरमेंट के बाद कार्य करने पर रोक। रिटायरमेंट के बाद ये कोई वकालत नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट से अगर रिटायर्ड हो गए आखिरी में, तो रिटायर्ड होने के बाद नॉर्मली किसी पॉलिटिकल पोस्ट या गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं जाते हैं। ये या तो हाई कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो जाएगा, उसके बाद जाएगा कहीं भी नहीं, क्योंकि इनके अदर काम करने पर रोक लगाई गई। अब ऐसा क्यों? मान लो फर्ज करो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सरकार ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हम आपको राज्यपाल बनाएंगे, बस हमारा ये काम निकलवा दो, या इस फैसले पर थोड़ा सा हमारे तरफ देख लो आप। अब उनको लालच आ गया कि यार सरकार तो मुझे राज्यपाल बना देगी, सुप्रीम कोर्ट के बचे कितने दिन है, थोड़े बहुत दिन बचे हुए, मैं 65 साल का होने वाला हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँ, रिटायरमेंट के बाद घर बैठूँ मक्खियाँ मारूँ, उससे अच्छा क्या है, जाऊँ ना सीधा सरकार में, क्योंकि मुझे सरकार क्या बनाने वाली है, राज्यपाल। तो उसके अंदर लालच आ जाता है ऐसे में। तो ऐसे में क्या होता है, वो फैसला बदल सकता है ना। इसी वजह से कार्य करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन कुछ हद तक कई बार कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आए हैं जहाँ पर सरकार ने ऐसे राज्यपाल बनाया भी है और उन पर कई बार विवाद भी हुआ है, वो हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन विवाद होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका एक्चुअल में होती क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों का दुरुपयोग अदालत रोक सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि कार्यपालिका और विधायिका शक्ति का अगर दुरुपयोग करे तो उसको रोक सकती है। मौलिक अधिकार की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ ना दोस्तों, सीधा कहाँ जा सकता है? सीधा न्यायपालिका जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब ये तो बहुत अच्छा है ना कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा तो उसके मौलिक अधिकार अगर छीने गए हैं, उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट वापस दिला देती है, तो सुप्रीम कोर्ट रक्षा करती है। क्योंकि नागरिक मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कहाँ जाते हैं? अदालतें तो जाते हैं सीधा। लिखा भी गया, आर्टिकल 32 बोलता है, आर्टिकल 226 बोलता है, सीधा बोलता है कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, न्यायपालिका आपके अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर। दूसरे अधिकार का मान लो प्रॉपर्टी का कुछ हुआ तो फिर दोस्तों आपको निचले अदालतों में फैसला करना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पर केस फाइल होता है, फिर सीधा ऊपर नहीं जा सकते। फिर अपील के माध्यम से जाओ, जो कि बहुत लंबी प्रक्रिया है। हमारी अदालतें का जो संरचना है वो कैसी है? भारत में जो हमारी अदालतें हैं, अभी हमने समझ लिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है। अब हमको देखना है कि क्या भारत में एक ही अदालत है या बहुत सारी अदालतें हैं? भारत में अदालतों की संरचना किस प्रकार की है या न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की है? आपको पिरामिड दिख रहा होगा। पिरामिड इसलिए बनाया गया क्यों? क्योंकि ये ऊपर नुकीला है। ऊपर नुकीला इसका मतलब यहाँ पर संख्या कम होगी, यानी सर्वोच्च न्यायालय आपके पास कितनी है? दिल्ली में है और वो भी एक ही है, पूरे देश की केंद्रीय स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर, और वो कितनी है? वो एक ही मिलेगी आपको। अब आप बोलोगे उच्च न्यायालय कितनी होगी? तो उच्च न्यायालय हर एक राज्य में होती है, प्रत्येक राज्य की अपना एक उच्च न्यायालय होता है। ज़रूरी नहीं कि हर राज्य के पास हो, लेकिन राज्य के लिए होता है, हर एक राज्य के लिए होना चाहिए। कुछ राज्यों के लिए नहीं है लेकिन वो साझा कर लेते हैं, इसका मतलब उनके पास भी है।
तो कुल मिला के अभी भारत में 25 हाई कोर्ट है। और ये कहाँ पर होता है? राज्य स्तर पर होती है। तो पिरामिड इसलिए चौड़ा हो रहा है क्योंकि ऊपर एक है, फिर बढ़ रहा है, और नीचे जाओगे तो हर एक जिले पर होती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर होती है बहुत सारी। तो सोचो ना, अगर अकेले मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो पूरे देश के जितने भी 28 राज्य, उसमें कितने जिले होंगे? तो हर जगह पर अलग अलग जिला न्यायालय तो होगी। तो जिला कोर्ट कितनी सारी हो जाएगी? इसमें जो पिरामिड बनता है, या बेस इसका चौड़ा बन जाता है। पिरामिड हमने समझा भी था, मैंने जब आपको ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, मानव संसाधन, वहाँ जाके देखना पिरामिड कैसे बनाया जाता है। तो वैसा कुछ ये है। तब आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, बीच में आपकी उच्च न्यायालय है, जो राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय होती है। राज्य किसी स्टेट में सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो होती है हाई कोर्ट, और बाकी उसके नीचे होती है अधीनस्थ न्यायालय। सबसे ज़्यादा लोग जहाँ जाते हैं वो ये अधीनस्थ न्यायालय ही होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। अभी हमने उसको समझ लिया था अभी पिरामिड में, अब इसको नॉर्मल समझ लेते हैं। सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जो दिल्ली पर है, एक ही है। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में क्या है? उच्च न्यायालय है। टोटल कितनी? 25 ऐसी उच्च न्यायालय है। हर एक उच्च न्यायालय के अंडर में कितनी है? ये जिला स्तर पर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होती है। तो ये इसके नीचे काम करती है, ये इसके नीचे काम करता है। अधीनस्थ न्यायालय जो है हर एक जिले में तो बहुत सारी होगी, लेकिन खुद अधीनस्थ न्यायालय भी दो प्रकार की होती है। एक होती है फौजदारी मामलों के लिए, और एक होती है दीवानी मामलों के लिए। तो दीवानी मामलों वाली जो है वो भी जिला में होती है, और फौजदारी मामलों वाले भी जिला में होती है। अब ये दीवानी मामला और फौजदारी मामला क्या है? होता क्या है कि अगर मान लो आपने कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति ने अपराध किया, चोरी की, किसी की हत्या कर दी, दहेज प्रताड़ना, तो वो फौजदारी क्रिमिनल केस बन जाता है। तो उसके लिए आपको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई ज़मीन का मामला है, कोई किराएदार मकान का मामला है, तलाक वलाक का मामला है, तो आपको दीवानी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसको जिला अदालत के नाम से भी जानते हैं, जिला कोर्ट और सेशन कोर्ट। तो यहाँ पर जिला स्तर पर अदालतों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि मामले बहुत आते हैं। और हाई कोर्ट में दोनों की दोनों अदालत एक ही होती है। सुप्रीम कोर्ट में दीवानी और फौजदारी की भी एक ही होती है, लेकिन जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग अदालतें होती है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हर एक जिले पर, यहाँ तक कि जिला के नीचे भी होती है। तहसील स्तर पर मुंसिफ न्यायालय भी होती है। बहुत सारी न्यायालय की तो इतनी अलग अलग नाम है दोस्तों, लेकिन फिलहाल हमें 3 स्तर को समझना है, जो कि हम बेहतर तरीके से यहाँ समझ गए होंगे। लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर लोग, देखिए इस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, और ये 5 करोड़ केस में कौन से केस है? अब आपको भी लगता होगा कि केस पेंडिंग है तो क्या होगा? ज़्यादातर केस जो है वो ज़मीन से संबंधित विवाद है, सुलझता ही नहीं है। मौलिक अधिकार का कोई केस होगा तो वो तुरंत सुलझ जाएगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रहे हो ना, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं, सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो कौन से हैं? वो ज़मीन से जुड़े हुए मामले हैं, और वही केस पेंडिंग है सारी की सारी निचली अदालतों में। और इसलिए लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो होता है वो अधीनस्थ न्यायालय से होता है। सब जिला कोर्ट में जाते हैं ज़्यादातर, जिला कोर्ट या नीचे वाले कोर्ट। हाई कोर्ट के तो बहुत कम केस जाते हैं, मतलब जो अच्छा केस अपील के माध्यम से जा रहा है, या मौलिक अधिकार का कोई केस है तो वहाँ जाता है। बाकी पेंडिंग केसेस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। मैं आगे इसको दोबारा बताऊंगा कि क्यों हमारे देश में इतने केस पेंडिंग है, क्यों ये पेंडिंग केस सुलझे नहीं है, सुलझाने वालों की कमी है क्या। तो आगे एक चार्ट इसमें है आपके एनसीईआरटी में, जो बताता है कि भारत में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आगे बात करें। एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब क्या होता है? भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब होता है जुड़ी हुई न्याय व्यवस्था। जुड़ी हुई का मतलब कैसे? मान लो फर्ज करो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय 3 हैं, ये तीनें जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई कैसे है? इसका मतलब अगर मान लो आपका केस निचली अदालत में चल रहा है ना, अधीनस्थ में, और आपको लगता है कि यार यहाँ काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा मतलब फैसला तो सुना दिया लेकिन सही नहीं लग रहा है, तो आप अपील के माध्यम से यहाँ जा सकते हो। आप अपील के माध्यम से जा सकते हो, मतलब जुड़ी हुई ना एक के बाद एक। अब इंटीग्रेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एकीकृत का मतलब समझ में आ गया। इसका उल्टा भी होता है, संघात्मक, संघ, सब अलग अलग है। आप इसकी कंप्लेन यहाँ नहीं कर सकते, तो ऐसा हमारे न्यायपालिका में नहीं है। न्यायपालिका में आप अपील के माध्यम से ऊपर जा सकते हो। अब मैं सरकार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सरकारों में ऐसा सिस्टम नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी जुड़ी हुई नहीं है। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है कि सभी गरीब लोगों को आवास दिए जाएंगे। अब आपको आवास नहीं मिले, राज्य सरकार आपको स्पेशली नहीं दे रही है, तो आप मोदी साहब के पास थोड़ी जा सकते हैं कि भाई साहब इनको बोलो, शिवराज सिंह चौहान साहब को, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं।
तो राज्य में ऐसे इंटीग्रेटेड नहीं है, ऐसे एकीकृत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत है, इनको एकीकृत बनाया गया ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि न्याय निचली अदालत में नहीं मिलता हो तो ऊपर मिलेगा। इसका एक केस भी है जो मैं आपको समझाऊंगा, अपील वाला, बहुत अच्छा केस है वो। सुधा वाला है, सुधा गोयल का केस है, जिसको जला दिया गया था उनके ससुराल वालों ने, वो केस पढ़ेंगे। विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने पड़ते, इसीलिए तो एकीकृत है। ऊपर बोल दिया तो नीचे अलग मानने पड़ते, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। सुप्रीम का मतलब सुप्रीम होता है ना, भाई सर्वोच्च होता है। अपील की व्यवस्था क्या होती है? अगर मान लो किसी व्यक्ति को लगता है, किसी नागरिक को लगता है कि निचली अदालतों का फैसला सही नहीं है या निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं है, तो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकता है। फिर वो ऊपरी अदालत उस अपील के माध्यम से उस केस को रीओपन करके वापस केस की सुनवाई कर सकती है। इसी को बोलते हैं अपील की व्यवस्था। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत का फैसला सही नहीं है तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है अपील? जब निचली अदालत फैसला दे दे। अब कई के दिमाग में चलता है कि मान लो मैंने केस कर दिया और केस चल रहा है, बहुत दिन हो गए लेकिन फैसला नहीं आया, तो मुझे लगता है कि इससे हो नहीं पाएगा, तो अपील कर दी। तो अपील तब नहीं कर सकते आप। अपील का मतलब क्या होता है? यदि निचली अदालत फैसला देती है तो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। आप इसलिए अपील नहीं कर सकते कि भाई फैसला अभी हुआ ही नहीं है, फैसला होने के बाद अपील कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जब निचली अदालत ने, मान लो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, तो मैं 3 अलग अलग फैसले, मतलब ऐसा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जहां निचली अदालत ने फैसला लिया, फिर आप हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तीनों का तीनों उसमें कॉम्बिनेशन मिलता है और तीनों अदालतों के अलग अलग बयान भी हैं, उसमें फैसले भी अलग अलग है। इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में वो यही एकीकृत न्यायपालिका है कि भाई अपील के माध्यम से जुड़े हुए हैं और ऊपरी न्यायालय का फैसला निचले न्यायालय को मानना पड़ रहा है। कितनी अच्छी न्यायपालिका है। अपील से संबंधित एक विवाद है जिसका नाम है दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार। दिल्ली प्रशासन वर्सेस लक्ष्मण कुमार का ये केस है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सुधा गोयल नाम की एक लड़की ही, जिसका 2 दिसंबर 1980 में सुधा की अस्पताल में जलने के कारण मौत हो जाती है। मुकदमा निचली अदालत में दाखिल किया जाता है, जलने के कारण मौत हो जाती है। पूरा वाकया सुना देता हूँ, पूरा वाकया यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं आपको कहानी वैसे सुना दूंगा। मुझे लगता है कि ऐसे सुनोगे तो वैसे दिमाग में घुस जाएगी आपके। सुधा गोयल नाम की एक लड़की है जो शादीशुदा एक महिला है, जिसको अपने घर वालों के द्वारा जला दिया जाता है। ऐसा इस केस को पढ़ के समझ में आता है। होता क्या है कि 1 दिसंबर की रात को, 2 दिसंबर के दिन तो मर गई थी, लेकिन 1 दिसंबर की रात को पड़ोसियों को सुधा के चीखने की आवाज़ आती है। 4 पड़ोसी थे जो गवाह के रूप में बाद में सामने आते हैं। उन चारों लोगों ने गए और क्योंकि बहुत कोई चिल्लाएगा तो यार ऑब्वियसली बात है, अच्छे पड़ोसी होने के नाते आप जाओगे, देखोगे। रात की बात थी तो वो गए और 1 दिसंबर की रात को उन्होंने क्या कि देखा कि भाई सुधा जल रही है, तो कोई जलता हुआ दिखेगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको बुझाने का प्रयास करोगे। उन्होंने उसको बुझाया, ये भी नहीं देखा घर वाले कहाँ है, कोई सीधा बुझाया और तुरंत ले गए अस्पताल। अस्पताल जाते समय उसने, हालांकि वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, अस्पताल जाते समय उसने उन पड़ोसियों को ये बता दिया था कि मुझे जलाया गया है। उन पड़ोसियों को सुधा ने बताया कि मेरी सासू माँ जो है, मेरी जो सास हैं जिनका नाम शकुंतला है, उन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला था, घासलेट डाला था, और मिट्टी का तेल डालने के बाद मेरे जो पति है लक्ष्मण कुमार, उन्होंने आग लगा दी और इस वजह से मेरी हालत हो गई। अब सुधा की मौत हो जाती है। अब केस दाखिल करते हैं उनके परिजन, यानी सुधा के जो परिजन है वो केस दाखिल करते हैं। केस होता है तो 4 गवाह, जो पड़ोसी गवाह है, वो चारों की गवाही ली जाती है। निचली अदालतों में गवाह लोग बताते हैं कि सुधा ने मरते वक्त ये बात बोली थी और हम 4 गवाह हमने बोला था, गवाह तो मानने पड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर हमें सुधा के साथ ये क्या होता था, अक्सर ये लोग परेशान करते थे, उसको मारपीट अक्सर होती थी, तो ससुराल पक्ष के लोग सुधा को परेशान करते थे। और यही बात सुधा के परिजनों ने, माता पिता ने भी ये बात बोली कि भाई हाँ ये होता था, हमेशा वो पैसों की मांग करते थे। और फ्रीज वीज को लेकर के कुछ चल रहा था, उसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा फ्रीज चाहिए था उनको, फ्रीज के लिए। दोस्तों कितनी घटिया एक सोच है देश में, लोगों के मन में। क्या आप फ्रीज नहीं खरीद सकते? दहेज ही लेकर के आओगे फ्रीज? 10-12 हज़ार का फ्रीज नहीं खरीद सकते आप? और अगर नहीं खरीद सकते तो जरूर बहुत आवश्यक चीज़ नहीं कि मर जाओगे उसके बिना, लेकिन किसी व्यक्ति को मारना तो गलत होगा। तो उनको चाहिए था फ्रीज, और फ्रीज के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ होगा। अब निचली अदालत में मामला गया और निचली अदालत ने मामले को की सुनवाई करना शुरू करी। तो उनने पाया कि भाई ये दोषी है।
3 लोगों के खिलाफ ये प्रकरण दर्ज किया गया था। उनकी माताजी शकुंतला, उनके जो पति थे उनका नाम था लक्ष्मण कुमार, और जो तीसरे थे उनके जेठ जी थे, वो भी उन्हीं घर में रहते थे, उनका नाम था सुभाष चंद्र। इन तीनों के खिलाफ जो है केस हुआ था। तो केस क्या हुआ, 4 पड़ोसी की गवाह जो 4 पड़ोसी गवाह थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने सुधा को आग में जलते पाया और अदालत लेके चले गए। अब मैं आऊँगा उन केस की सुनवाई पर। सुधा ने बताया कि सास शकुंतला ने मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण ने उसको आग लगा दी। अगर सुधा यह बात खुद किसी जज के सामने या पुलिस के सामने बयान दे देती तो मामला वहीं साफ हो जाता कि इन्होंने किया, क्योंकि जिसको जलाया वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो कुल मिला के उनकी डेथ हो गई थी, उनने गवाहों को बता दिया था जो उनके पड़ोसी थे उनको। तो अब वो इसलिए मामला उलझ रहा था कि यार मेन गवाह नहीं है ना। फिर भी गवाहों के आधार पर सब कुछ देखा गया। पड़ोसी के अनुसार ससुराल वाले मारपीट भी करते थे। अब मामला गया निचली अदालत में। निचली अदालत का फैसला सुनो क्या है। निचली अदालत ने सवालों और जो गवाह आए उसके मुताबिक उसने फैसला लिया। फैसले में कहा कि तीनों लोग जो सुधा के पति थे लक्ष्मण कुमार, उनकी सास जो शकुंतला और तीसरे जेठ सुभाष चंद्र, इन तीनों को उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी, क्योंकि आप तीनों ने एक लड़की को जला के मार दिया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। अगर दहेज के लिए कोई परिवार किसी लड़की को मार रहा है तो उसको फांसी होना चाहिए। लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो गवाहों ने बात की वहाँ पर सुभाष चंद्र का जिक्र नहीं आता है। तो हो सकता है कि 2 लोग भले ही जिन्होंने जलाया हो, लक्ष्मण प्रसाद जिसने जलाया है और माँ ने मिट्टी का तेल डाला, तो दोनों तो उसके लिए अपराधी हैं। लेकिन फांसी की सज़ा में उस तीसरे आदमी का नाम गलत जुड़ा गया था। सुभाष चंद्र उसके लिए बिल्कुल वो जिम्मेदार तो नहीं था। लेकिन अब इनको लगा कि यार 1980 की बात चल रही है, 1980 में फैसला सुना दिया। 3 साल बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने यानी लक्ष्मण कुमार के परिवार वालों ने ये अपील की हाई कोर्ट में कि हम निचली अदालत के फैसले से नाखुश हैं, और इन्होंने अपील कर दी कहाँ पर, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में अपील की, इन्होंने पैसा वैसा बहुत लगाया होगा, वकील अच्छा ढूंढ लिया, बड़ा अच्छा वकील किया। अब गवाहों को पलट दिया, जो भी किया होगा कुछ तो हुआ होगा। गवाहों से ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करवाए गए होंगे जिससे गवाह की जो गवाही देने वालों के जो सवाल जो उत्तर थे वो कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो अदालत को लगता है कि भाई गवाह एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात बोलना चाहिए, और सबूत ऐसे इकट्ठा करके ले आए जिससे ये उन्होंने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि भाई ये खाना बना रही थी, और ये खाना बना रही थी वो जो स्टोव होता है घासलेट वाला पहले चलता था, वो स्टोव इसके ऊपर गलती से गिर गया और उसी से इस पर आग लग गई और जल गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे में जब प्रूफ कर दिया तो हाईकोर्ट ने बोला कि भाई सबूत तो सुधा के पति और सास और सुभाष चंद्र के खिलाफ है ही नहीं, तो ये तो महज एक एक्सीडेंट था। तो हाईकोर्ट ने उस जो दहेज प्रताड़ना के लिए इसको जलाया गया था सुधा की मौत को महज एक दुर्घटना बताया, और तीनों लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने वकीलों के तर्क के आधार पर, देखिए अब उच्च न्यायालय भी गलत नहीं है, मैंने बोला ना कि न्यायपालिका केवल सबूतों और तर्क के आधार पर ही डिसीजन देती है। अगर आप सबूत पेश नहीं कर पाए तो आप भले इनोसेंट हो, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। तो यही हुआ उच्च न्यायालय में कि वकीलों की दलीलों के आधार पर सुधा की मौत को उन्होंने दुर्घटना बताया, क्योंकि उन्होंने ऐसे पेश कर दिया उसको। तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया, तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। अब तीनों आरोपी बरी हो गए तो बड़ा दिक्कत हुई, पूरे देश में मामला चल रहा था कि यार एक लड़की जिसको बेचारे को जला दिया, उसके बाद भी तीनों के तीनों आरोपी खुले घूम रहे हैं। तो फिर सुधा की तरफ से एक बार फिर से हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन अपील जो है वो सुधा के परिवार वाले नाखुश हो गए थे। हाईकोर्ट का फैसला सुनने के बाद परेशान हो गए थे, 3-4 साल हो गए, वो हार मान गए थे। लेकिन एक संस्था जिसका नाम था इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स, इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेंस लॉयर्स ने बोला कि भाई महिलाओं के साथ गलत हो ही नहीं सकता, इज्जत में होना नहीं चाहिए, हो रहा है तो हम लोग न्याय चाहिए हमें। तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई, अपील दाखिल की गई। और किसने की है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने अपील दायर की। इसमें क्या हुआ, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्या देखा, उन्होंने देखा कि सवाल और जो वगैरह चल रहे थे ना, सवालों के जवाब दे रहे थे गवाहों और सबूतों के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा और सटीक फैसला दिया 1985 में। क्या फैसला दिया, उन्होंने फैसला दिया कि जो लक्ष्मण कुमार है, जो पति हैं वो, और जो उनकी सास है जिनका नाम शकुंतला है, ये दोनों के दोनों आरोपी हैं, और इनको दोनों को सजा दी जाएगी। कौन सी, इनको उम्र कैद की सजा दी जा रही है, क्योंकि सबूत सुभाष चंद्र के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, सुभाष चंद्र के खिलाफ सबूत है ही नहीं, तो इस वजह से सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया। अब देखो, क्या निचली अदालत का फैसला गलत था, या क्या उच्च न्यायालय का फैसला गलत था, या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गलत था?
अब आपको फैसला कौन सा मानना पड़ेगा? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमेशा निचली अदालत को मानना पड़ता है। तो आखिर में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दिया गया और सुधा को मिली राहत। मतलब सुधा की मौत तो हो गई थी, लेकिन न्याय मिला उसको। मृत्यु के बाद भी न्याय जरूरी है दोस्तों, और न्याय मिला। और ऐसे लोग जो जला देते हैं अक्सर अपनी बहुओं को, ये ऐसे मामलों से डर फैल गया देश में, और बहुत सारी जो महिलाएं थी उनको सिक्योरिटी मिली। अब आजकल बहुत कम मामले होंगे, आज भी दहेज को लेकर तो बहुत सारा इंडिया में चलता रहता है, वाकये चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो, आपने ऐसा कुछ चीज़ देखी है जहाँ पर दहेज को लेकर के, या आप पड़ोस में कोई अंकल किसी आंटी को के साथ मारपीट कर रहे हैं, या किसी लड़की के साथ उसके परिवार, उसके ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको बचाए। क्योंकि हो सकता है आज मारपीट कर रहे, कल जला देंगे। उसको जलने से बचाना है तो आज ही तुरंत उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आप एक जीवन को बचा पाओगे। और इन लोगों को, पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, इनको सोच बदलनी पड़ेगी। और जब तक देश में ये सोच बदलेगी नहीं, तब तक इस तरह के वाक़ये होते रहेंगे। हालांकि अब तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बना दिए है, जिसको लेकर के लोगों के मन में डर है। और महिलाएं एजुकेटेड भी हो गई, अपने अधिकार समझती हैं, कुछ भी हुआ तो तुरंत कोर्ट जा सकती है। इस वजह से अब मामले थमे हैं, और बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो ये एक मामला था जिसमें तीनों अदालतों का जिक्र किया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बताया गया, इसमें उच्च न्यायालय का फैसला बताया गया, इसमें निचली अदालत का फैसला बनाया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात सोचने में आती है, आप खुद सोचो ज़रा कि यहाँ पर चलो निचली अदालत ने दिया फैसला, उसने दे दिया, वो भी गलत नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे ही कुछ लगभग फैसला दिया। लेकिन बीच वाली जो उच्च न्यायालय थी ना, हाई कोर्ट, उसका फैसला थोड़ा अजीब और गरीब लगा कि यार बरी कर दिया आपने उसको जिन्होंने अपराध किया। हालांकि उच्च न्यायालय ने भी जो फैसला दिया था वो सबूत के आधार पर ही दिया होगा, लेकिन वो सबूत कैसे, अब गलत सबूत तो पेश किए होंगे, डेफिनेटली बात है। तो वकीलों के ऊपर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में जो लोग लिप्त थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको घुमाया है, कानून को गुमराह किया ना उच्च न्यायालय में, तो उन वकीलों के ऊपर केस क्यों नहीं होता है? तो कहीं ना कहीं वो वकील जो अपने गलत दलील पेश करके और बचाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कुछ न कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या है, उनने एक लड़की के साथ अन्याय किया था उसमें उच्च न्यायालय में। अगर अपील वाली व्यवस्था नहीं होती तो वो तो उसको मान के चल रहे थे कि भाई तीनों आरोपी बरी कर घूम रहे हैं, कम से कम बरी तो नहीं करना था। 10 साल की सजा भी सुनाते ना कम से कम, तो लगता कि चलो सजा तो हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया अभी कि क्या था, हम हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। लगभग सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होती है, लगभग सब में, सारों में होती है ऐसा बोलोगे तो गलत, लेकिन लगभग सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होती है। सबसे पहली हाई कोर्ट बनी थी 1862 में, 3 एक साथ बना दी थी अंग्रेजों की 3 प्रोविंसेस थी उस समय, 3 प्रांत थे, अब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों जगहों पर क्या किया गया, इन तीनों जगहों पर बनाई गई हाई कोर्ट एक। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बनाई गई, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला चल रहा था, मैं इसलिए यहाँ पर इसका मेंशन किया गया। इंडिया की तीसरी अदालत का भी मैं बता देता हूँ कि 1866 में एक और अदालत बनी थी जिसका नाम था इलाहाबाद कोर्ट, यूपी की इलाहाबाद कोर्ट। काफ़ी बड़ी, सबसे बड़ी कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जज की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो जज की संख्या तो ज़्यादा होगी। वर्तमान में हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आपको तय करना, अगर आप बिहार से हैं तो आप तय करें कि आपके यहाँ की हाई कोर्ट कब बनी थी। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप, मैंने बता ही दिया 1866 में बनी थी। अगर आप एमपी के हैं तो आप सर्च करके पता लगाइए कि आपके यहाँ की न्यायालय कब बनी थी। तो कहीं ना कहीं आप अपने अपने राज्यों का ये पता लगा सकते हैं। कुछ साझा न्यायालय भी है, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों की मिलाकर के एक साझा न्यायालय है, दोनों मिलाकर के एक शेयर करते हैं एक न्यायालय। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य दोस्तों। कौन कौन? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों की एक साझा न्यायालय है जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये असम में, एक ही अदालत है, एक ही उच्च न्यायालय है, लेकिन 4 राज्यों के लिए लगती है। तो ध्यान रखना, ये भी सबसे बड़ी साझा न्यायालय है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे राज्य यहाँ पर शेयर करते, साझा करते। और भी साझा है, ऐसा नहीं कि यही है। इसके अलावा मान लो मैं, अगर कोई पूछेगा कि बताओ लक्षद्वीप वाले कहाँ जाएंगे, क्या उनके पास भी कोर्ट है? नहीं है। लक्षद्वीप वाले जाएंगे केरल में, केरल की एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, वहाँ पर वो मुकदमा दायर करेंगे। चंडीगढ़ वालों के पास चंडीगढ़ है, तो फिर पुडुचेरी के पास क्या है? पुडुचेरी वाला जो है ना, वो जाएगा कहाँ पर? वो तमिलनाडु में जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी यहाँ पर साझा हाई कोर्ट भी हैं। साझा कोर्ट के अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो भारत में टोटल अभी तक 25 हाई कोर्ट्स है। और जो 25वें हाई कोर्ट बनाई गई थी वो
1 जनवरी 2019 को बनाई गई थी। अब हुआ क्या था, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को यानी 2014 को एक नया राज्य बना था, आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना नाम का एक नया राज्य बना था जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद, और जब अलग हुआ तेलंगाना तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। अब आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय था यानी हाई कोर्ट था वो तो हैदराबाद में था। अब आंध्र प्रदेश के बाद अपना खुद का अलग से हाई कोर्ट था नहीं, तो अमरावती नाम की एक जगह पर आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक नया हाई कोर्ट बनाया गया, और तेलंगाना का जो हैदराबाद हाई कोर्ट है इसको अलग कर दिया गया। मतलब 2 अलग अलग हाई कोर्ट हो गए, जो पहले एक हैदराबाद था। तो यहाँ तक आपने 2019 तक, मतलब आज की डेट तक 25 हाई कोर्ट है। अब देखते हैं कि जो साझा हाई कोर्ट वाले जो है ना, इनके हो सकता है कि भविष्य में अपने अपने स्वयं के हाई कोर्ट भी बन जाए, लेकिन फिलहाल इतने ही हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। 28 राज्य है लेकिन 25 हाई कोर्ट है। अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय जो सबसे निचली न्यायालय होती है, इनके अलग अलग नाम है, कई बार इनका अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनको कहते हैं ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट अगर आपने कहीं नाम पढ़ने में मिलता है तो समझ जाइएगा कि वो अधीनस्थ न्यायालय का ही नाम है। जैसे जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी अधीनस्थ न्यायालय का ही नाम है दोस्तों। उसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी इसी को अधीनस्थ न्यायालय को ही कहा जाता है। उसके अलावा प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी अधीनस्थ न्यायालय का ही नाम है। और लास्ट बचता है सिविल जज न्यायालय। तो सिविल जज न्यायालय भी क्या होता है, ये भी अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अधीनस्थ न्यायालय का आपको ये 6 नाम दिखाई दे रहे हैं। इनको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, तो ये याद हो जाएंगे। तो इन सारे 6 न्यायालय को हम लोग क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय है, और इनके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम रहे हो, लेकिन ये सारे के सारे नाम एक ही न्यायालय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका नाम है अधीनस्थ न्यायालय। तो यह आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ो दोस्तों कानून के प्रकार की बात करते हैं। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है, यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विधि व्यवस्था की शाखाएं कौन कौन सी है। तो विधि व्यवस्था की शाखा समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कानून के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों मान लो फर्ज करो कि कोई दहेज में हत्या हो गई किसी की, जैसे सुधा का मामला पढ़ा ना अभी हमने, दहेज में किसी की हत्या कर दी, या फिर दहेज का हत्या का मामला हो, या फिर कोई आपराधिक मामला हो, कई जगह चोरी हो गई या कुछ भी हो गया हो, तो ये सब क्या कहलाएगा, सब अपराध में आते हैं। तो दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, और यह आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। तो एक जो कानून का प्रकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपराधिक कानून की श्रेणी, जिसको बोलते हैं फौजदारी कानून। इसके अलावा विधि व्यवस्था दीवानी या सिविल लॉ से संबंधित मामले भी देखती है। मतलब हमारे न्यायपालिका जो है ये क्या देखती है, एक और सिविल लॉ यानी दीवानी मामले, यानी कोई घर का झगड़ा चल रहा है, ज़मीन का विवाद चल रहा है, मकान मालिक किराएदार का विवाद चल रहा है, ये तलाक जैसी कोई समस्याएं हैं, ये सब सिविल मामलों के अंतर्गत आती है, दीवानी मामलों के अंतर्गत आती है। 2 तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक दूसरा होता है सिविल लॉ। तो देख लेते हैं एक एक करके, दोनों चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फौजदारी कानून की हम लोग बात करें, पहला वाला जो प्रकार है ना कानून का, उसका नाम है फौजदारी कानून। फौजदारी कानून में क्या होता है, ऐसे व्यवहार से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। फौजदारी कानून में वो सारे व्यवहार को हम लोग गिनते हैं जिनको अपराध माना जाता है, जैसे चोरी करना, दहेज हत्या करना, या किसी ऑनर किलिंग आ जाता है, या फिर किसी को मारने का प्रयास करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो आती है ये इसमें आएगी फौजदारी कानून में, अपराध कही जाएगी। और ये अपराध कहाँ लिखा हुआ है, आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है, इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध को परिभाषित भी किया गया कि कौन सा काम अपराध होगा, कौन सा नहीं होगा। फौजदारी कानून के तहत प्रक्रिया क्या होती है, जब मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में चोरी हो गई, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, चोरी होने के बाद सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दाखिल की जाती है। ऐसा नहीं कि सीधा चले गए न्यायालय कि हमारे घर चोरी हुई वापस दिलाओ। तो पहले क्या होता है, पहले पुलिस वाले के पास जाना पड़ता है और पुलिस उसका FIR दर्ज करता है। FIR मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो वहाँ का सब इंस्पेक्टर होते हैं, SI साहब होते हैं, वो आपकी FIR दर्ज करते हैं। FIR में बहुत सारी चीज़ें होती है, FIR में आपका नाम होता है, जगह पता सब कुछ होता है, और आप FIR वहीं दर्ज कर सकते हैं जहाँ आपका घर जिस क्षेत्र में पड़ता है, जो जिस थाने वाले एरिया में पड़ता है, वहीं करना पड़ेगा आपको। FIR के बाद क्या करती है पुलिस, अपराध की जांच करती है कि क्या वाकई में चोरी हुई है कि नहीं हुई है।
जांच करती है और वहाँ पर जाकर के स्थान पर जाकर जहाँ पर जांच चोरी हुई है वहाँ पर जाकर देखती है क्या क्या चोरी हुई है, सब कुछ विवरण लिखती हैं। और किस पर शक है, अगर शक है तो शक के आधार पर भी आपसे बात कर लेती है कि किसी पर शक है तो उसका नाम वगैरह बता दो, कौन कर सकता है। कोई नहीं, कोई शक किसी पर नहीं है तो नॉर्मल चोरी का मामला आएगा कि हाँ अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की है। जैसे ही चोर अब इन्वेस्टिगेशन करते, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अगर मान लो अपराधी पकड़ा गया तो अपराधी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद चार्जशीट फाइल करके एक केस दाखिल करेगी। फाइल जो है वो अदालत में केस फाइल करती है और दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना भी होता है। अदालत दोषी पाए जाने पर जेल या जुर्माना भरने का कह सकती है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, दो शब्द आपके सामने आएंगे, एक आएगा अपराधी, एक बोलते हैं ना अपराधी, और एक होता है दोषी। दोनों में अंतर है दोस्तों। अपराधी से दोषी होने के बीच में यहाँ पर आपकी न्यायिक प्रक्रिया आएगी, न्यायालय, जज साहब बैठे हुए बीच में। कोई अपराधी दोषी कब कहलाएगा, कोई भी अपराधी दोषी तब कहलाएगा जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दूसरी कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दूसरी कोई भी कोर्ट उसको अपराध मान ले, उसको दोषी मान ले। अगर दोषी पाया गया तो उसको अगर उसको पाया गया कि किसी ने क्राइम किया है तो वो दोषी कहलाएगा। तो अपराधी तब तक दोषी नहीं कहा जाएगा जब तक कि उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है। तो अपराधी तो केवल संदेह के आधार पर होता है, लेकिन दोषी जो होता है वो कंफर्म होता है कि इसी ने किया है। तो ऐसे में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। सज़ा में जेल काटने की सज़ा होती है और साथ साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। कभी कभार खाली जुर्माना भी भरना पड़ता है और कभी कभार खाली जेल भी होनी पड़ती है, या दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। दीवानी कानून की बात करें, दूसरा जो कानून का प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं दीवानी प्रकार का कानून। इसमें क्या होता है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से या अवहेलना से। यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, या कोई प्रॉपर्टी आपसे छीन ली, किसी ने जमीन छीन ली, तो ऐसे अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सीधे आप कहा जाए, अब आपको आपकी कोई ज़मीन छीन लेता है, ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, आपके घर पे कब्जा कर लेगा, तो आपको पुलिस में रिपोर्ट लेकर लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा न्यायालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि दीवानी मामलों में आपको सीधा न्यायालय जाना पड़ता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, ज़मीन की बिक्री का मामला, चीज़ों की खरीदारी का मामला, किराया या तलाक का मामला, जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है इसको सुलझाने के लिए सीधा आप कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मकान मालिक और किराएदार में कई बार ऐसी झड़प हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे किराएदार होते हैं जो मकान न तो खाली करते हैं और न ही किराया देते थे। ऐसे मकान मालिक क्या करेगा, और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है, शराब वराब पीता है और लड़ाई वगैरह करता है और असभ्य भाषा का प्रयोग करता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, तो कई बार क्या होता है, मकान मालिक को क्या करना चाहिए, सीधे न्यायालय में केस दाखिल करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया समझते हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाती। अब देखो यहाँ पर सीधा न्यायालय में पहुँच गए, जबकि फौजदारी में क्या था, उसमें आपको पहले एफआईआर करनी पड़ेगी पुलिस में, पहले आपको थाने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपराधिक मामला है। थाने वाले जांच करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, फिर दोषी पाया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा सजा वाला प्रावधान नहीं है। यहाँ पर सीधा क्या है, आपने क्या किया, न्यायालय में याचिका दायर कर दी। जो प्रभावित पक्ष होगा, मान लो किराए का मामला है, किराए संबंधित मामला है, तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। दोनों में से कोई है, किसी जिसको परेशानी होगी। अदालत इसमें क्या व्यवस्था करेगा, अदालत क्या करेगी, राहत की व्यवस्था करेगी। राहत की व्यवस्था मतलब या तो ये बोल सकती है किराएदार को कि आप मकान खाली कर दो, ये बोल सकते हैं किराएदार को कि जो बचा हुआ किराया है वो भी दे दो और मकान खाली कर दो। तो कुल मिलाकर के दीवानी मामलों में जो केस की सुनवाई होती है उसमें अक्सर क्या होता है, उसमें अक्सर जो न्यायपालिका होती है वो राहत की व्यवस्था करती है। तो मान लो विवाद है, विवाद मान लिया कि चलो विवाद ही है, पता चला कि विवाद ही नहीं था, ज़बरदस्ती चले गए, तो पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि वाकई में विवाद है कि नहीं है। सवाल जवाब और मुकदमा दायर होगा, बाकायदा सबूत पेश किए जाएंगे कि भाई इसने मकान खाली नहीं किया, किराया नहीं दे रहा, बहुत समय हो गया, ऐसा कुछ होता है। तो अदालत मकान खाली करने और बकाया चुकाने का आदेश दे सकती है, इसको बोलते हैं राहत। अब उस किराएदार को कि भाई 5 साल की सज़ा दे दी, 6 महीने की सज़ा दे दी, सज़ा का प्रावधान नहीं है, जुर्माने का प्रावधान भी इसमें विस्तृत नहीं होता। लेकिन कभी कभार जुर्माना जो है वो मतलब जुर्माना सरकार नहीं लेती, यानी न्यायपालिका नहीं लेती, वो उस व्यक्ति को दिला देती जो प्रभावित पक्ष है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, तो वो उसको बकाया चुकाने का कह सकती, आदेश दे सकती। तलाक वलाक में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लो तलाक का मामला आ गया, तलाक का मामला आ गया, पति पत्नी के बीच में अनबन हो रही है, नहीं बन पा रही, वैचारिक मतभेद है, दोनों के एक दूसरे के विचार मिलते नहीं है, तो ऐसे में पति पक्ष या पत्नी पक्ष दोनों में से जो भी प्रभावित है वो चाहे तो न्यायपालिका जा सकता है। हाँ, अगर प्रताड़ना वगैरह हुआ, उसने प्रताड़ित किया दहेज के लिए, तो फिर दोस्तों वो केस फौजदारी में जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मली वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है कि वो धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से अलग होना चाह रहे हैं। न्यायालय में केस गया, न्यायपालिका ने बोला कि भाई ये जो महिला है, जिसको आप त्याग रहे हो, जिसको आप छोड़ रहे हो, तलाक दे रहे हो, ये महिला डिपेंडेंट है,
मतलब इसके पास कोई नौकरी वगैरह नहीं है और ये आप पर ही निर्भर थी, तो अगर आप इसको तलाक देते हो तो आपकी संपत्ति का जो हिस्सा है 25% 50% जो तय करती है, बच्चा भी होता है तो वो उसके हिसाब से तय होता है, तो उसको हर्जाना के रूप में उसका सैलरी में से इतना पार्ट दे देती है अगर तलाक व्यवस्थित तरीके से होगा तो। लेकिन भारत में सबसे बड़ी कमी है कि भारत में ज़्यादातर फैमिलीज़ में जब तलाक होते हैं तो आधे तो न्यायालय जाते ही नहीं, नॉर्मली तलाक ले लेते ऐसे ही, वहीं छोड़ दे कि ठीक है वहीं अब जो है साठ घाट कर ली और एडजस्टमेंट करके और काम हो गया। लेकिन अदालत जाना चाहिए, अदालत आपको अच्छा राहत पैकेज दे सकती है, अदालत के बोलने के बाद तो आपको देना ही पड़ेगा इतना हिस्सा, नहीं दोगे तो फिर आप क्राइम की श्रेणी में आ जाओ, फिर तो आपके खिलाफ जो है पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर देगी कि इन्होंने न्यायालय के फैसले को नहीं माना। न्याय का अधिकार क्या होता है? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या भारत में ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही लोग अदालत जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो इस देश में न्याय का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21 भी बोलता है कि भी न्याय तो मिलना चाहिए। आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है, सभी नागरिक को न्यायालय जाने का अधिकार है, कोई न्यायालय जाने से किसी को रोक नहीं सकता। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी न्यायालय हैं ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक न्यायालय जा सकता है। कहाँ जा सकता है? कोई भी नागरिक न्यायालय में जा सकता है। जब भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, आर्टिकल 32 बोलता है कि जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो न्यायालय में जाया जा सकता है और बाकायदा आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय सबके लिए, जैसे कानून सबके लिए समान है वैसे न्याय सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन यहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर लगता है कि यार क्या गरीब के लिए न्याय है कि नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बनाया है, गरीब वर्सेस न्याय कर दिया है। गरीब वर्सेस न्याय का मतलब क्या गरीब को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता तो है, लेकिन वास्तविकता क्या इसको समझते हैं? वास्तव में गरीबों के लिए अदालत जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो गरीब मजदूर गांव में काम कर रहे हैं, अधिकारों के बारे में नॉलेज भी नहीं है, ऐसे में उनको कौन बताएगा कि आपको अदालत में जाना है? तो गरीब व्यक्ति के लिए न्याय पाना या न्यायालय तक जाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी समस्या है। क्यों मुश्किल काम है, इसके पीछे कारण है दोस्तों। कारण ये है, एक तो कागजी कार्रवाई बहुत खतरनाक है, पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, बस चुपचाप आस लगाए बैठा, पैसे दे रहा है, पैसे बहुत खर्च होते हैं और गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाएगा? तो इस कानूनी प्रक्रिया में पैसा और कागजी कार्रवाई दोनों बहुत है, उसके बाद भी सालों लग जाते हैं मुकदमा चलते चलते, तो समय की बर्बादी भी काफ़ी है, समय भी काफ़ी लगता है। हमारे देश में न्याय तो मिलता है दोस्तों, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबी है, स्लो प्रोसेस है। अशिक्षित गरीब मजदूर के लिए तो इंसाफ काफ़ी मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। अब इसके लिए क्या किया जाए? 1980 में हमारे देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के दो जज साहब थे, एक का नाम था PN भगवती और एक का नाम था VR कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर साहब और PN भगवती, इन दोनों ने मिलकर के इस देश को सौगात दे दी, जिसका नाम था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब क्या था कि गरीब के लिए न्याय जो है वो दूर नहीं रह गया, वो बिल्कुल पास आ गया। अब सबके लिए न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की पहुंच बनाई जाए, उसके लिए एक शब्द लाया गया जिसका नाम था PIL। इसको बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, तो ये है क्या PIL? क्या फ़ायदा होता है इसका? फ़ायदा है PIL फाइल करना, मतलब ये हो गया कि मान लो कोई PIL फाइल हुई है, PIL मतलब जनहित याचिका, जनहित यानी जनता के हित में। मान लो मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अब मौलिक अधिकार तो पूरी जनता का भी होता है, मेरा भी, आज मेरा हुआ था कल किसी और का होगा, अगर नहीं रोका गया तो ऐसे में ये खाली मेरा मामला नहीं है, ये जनता के हित का मामला है। तो ऐसे में क्या किया गया कि अगर मुझे अधिकार का पता नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो बेचारे मजदूरी करते हैं, बहुत सारे लोगों को दोस्तों रियल में ये पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या है। अब हो सकता है कि उन्हीं का कोई गांव में कोई दोस्त दूसरा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पता है, या कोई संस्था काम करे जिसको पता है कि इसके साथ गलत हुआ है, तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति या वो संस्था कोई काम कर रही है जो गरीबों के लिए, वो भी इसके लिए केस फाइल कर सकती है, उसको बोलते हैं PIL। तो वो PIL डाल सकती है। पहले क्या था कि पीड़ित व्यक्ति ही FIR दर्ज करा सकता है, पीड़ित व्यक्ति ही मुकदमा दायर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता था। 1980 में इसको खारिज करके, मतलब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाया गया गरीबों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेन मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसे में तीसरा व्यक्ति ने मेरे लिए क्या डाल दिया, PIL फाइल कर दे और मुझे न्याय मिल जाता है। तो न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की थी। जनहित याचिका की व्यवस्था 1980 में की गई थी, और न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। अब किसी व्यक्ति या संस्था को लोगों की ओर से
PIL दायर करने का अधिकार दे दिया गया। कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था उस व्यक्ति की तरफ से क्या कर सकता है, PIL दायर कर सकता है, कोई भी। अब ये नहीं कि खाली वही व्यक्ति करेगा। यह याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दाखिल की जा सकती है। मतलब PIL जो फाइल की जाती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में फाइल की जा सकती है। तो कितना अच्छा एक तरीका निकाला था। 2 न्यायाधीशों के नाम जरूर याद रखना दोस्तों, और उनके नाम है PN भगवती और कृष्ण अय्यर। तो कृष्ण अय्यर साहब और PN भगवती, इन दोनों ने इसको इजाद किया था 1980 में। जनहित याचिका के लाभ क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर मान लो जनहित याचिका आगे तो क्या क्या लाभ मिलने वाला है। लाभ है कि कानूनी प्रक्रिया बेहद सरल हो गई। अब सरल कैसे हो गई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलता है कि आप टेलीग्राम या पत्र या पोस्ट कार्ड लिख के भी गांव से भेजोगे तो हम मान लेंगे कि आपकी याचिका फाइल है, तो उसको PIL मान लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, टेलीग्राम और पत्र को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया। जनहित याचिका के माध्यम से कई लोगों को न्याय मिला है इस देश में, कई हजारों लाखों लोगों को न्याय मिला है। जैसे बिहार में बंधुआ मजदूर जो थे, बड़ी परेशानी थी बंधुआ मजदूर, वैसे भी इंडिया में गलत है वो, आर्टिकल नंबर 23 में बोला गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते किसी को आप। लेकिन फिर भी बिहार में चल रहा था काम, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किसी संस्था ने, किसी तीसरे व्यक्ति ने डाला इनके लिए PIL और इनको मुक्ति दे दी सीधी कि आप बंधुआ मजदूर नहीं रखेगा कोई भी। सरकार भी चाहेगी कि बंधुआ मजदूरी पर खत्म किया जाए, तो उनको मुक्ति दे दी। सरकारी स्कूलों में क्या था, मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी। सरकारी स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था की गई। मिड डे मील समझते ना आप, मध्याह्न भोजन, क्योंकि इस देश में बहुत सारे सरकारी ऐसे गोदाम थे जहाँ पर अनाज सड़ रहा होता है, और ऐसे में गरीब बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि 2001 के आसपास क्या हुआ था दोस्तों, राजस्थान और उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ गया था, खाने के लाले पड़ गए थे। क्या करें, लोगों को भोजन कैसे दें। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए बोल दिया था कि भोजन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, इसलिए भोजन जरूरी है, जीने के लिए खाना तो पड़ेगा। इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई सरकारी स्कूलों में। तो ये आप समझ सकते हैं कि जनहित याचिका के क्या लाभ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जनहित याचिका कितनी अच्छी, हमने इसको समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चित्र मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उन चित्रों से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति क्या क्या है। पहला चित्र जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये सूखा पड़ा हुआ है, ये बच्चे भैंस चरा रहे हैं। और ये सूखा पड़ा हुआ क्या है, ये एक तालाब का चित्र है दोस्तों। तालाब, अब देख आप बोलोगे पानी कहाँ गया, तो सूख गया, सूखे की स्थिति है और मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा है। सूखे की स्थिति होगी तो आप समझ सकते हैं ना दोस्तों कि सूखा है, पानी नहीं है, तालाब में है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो फिर फसलें कैसे होगी। तो भयंकर सूखा पड़ता है तो अनाज की बड़ी दिक्कत आती है, तो भोजन की समस्या हो जाएगी। दूसरा चित्र देखो आप यहाँ पर, दूसरे चित्र में ये सरकारी गोदाम का फोटो जहाँ पर अनाज पड़े हुए हैं, अनाज की बोरियाँ पड़ी हुई है, ऊपर कोई शेड भी नहीं है, खुला है। बारिश आ गई तो क्या होगा, सब खराब हो जाएंगे। ये लाखों टन अनाज खराब हो जाता है, हर साल होता है, ये होते ही देश में। अब थोड़ा सा सरकार ने वेयर हाउसिंग व्यवस्था शुरू की है। एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला गया था कि ये जो अनाज है इसमें ज़्यादातर बहुत सारे अनाज बोरियां फटी हुई है और चूहे उतर रहे थे सरकारी गोदाम में। एक तरफ तो ये लोग बेचारे बच्चे और ये सब यहाँ के जो लोग हैं ये भूख से मर रहे हैं, उधर यहाँ सरकारी गोदाम में अनाज सड़ रहा है। तो दो चित्र में देखो ना, अलग अलग वाक़या है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जिनके पास अनाज का कोई दाना है नहीं, कुछ भी अनाज कुछ भी नहीं है। एक तरफ अनाज पड़ा हुआ है सरकार के पास, लेकिन इन लोगों, गरीब लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भैया यार हमें खाना तो मिलना चाहिए। केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया सरकार के खिलाफ कि भैया देश में सूखा पड़ा हुआ है, भूख से लोग मर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का फिर से एक बार व्याख्या की और व्याख्या करते हुए क्या बोला कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस वजह से भोजन के अधिकार मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। तो जो सूखा वाले एरिया है उन जगहों पर लोगों को भोजन पहुंचाया जाए। सरकार भोजन की व्यवस्था करेगी, मिड डे मील में भोजन देगी। कितना अच्छा व्यवस्था की गई। तो हम लोग फिर से उन चित्रों पे आ जाते हैं। पहला दूसरा चित्र समझते हैं। पहला चित्र ये है 2001 का। 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। राजस्थान और उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। ये बहुत कड़की के साल थे, इसमें लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निकाला होगा। वहीं दूसरे चित्र में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े और बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया। एक तरफ तो ये लोग भोजन के अभाव में जी रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी गोदाम में सड़ा हुआ गेहूं जो है वो चूहे खा रहे हैं।
पानी आ गया, गेहूँ सड़ गया, सड़ा हुआ गेहूँ तो हम खा नहीं सकते, शराब कंपनियों को बेच दिया, सरकार तो फ़ायदा उठा ही लेती, लेकिन ये कहाँ तक उचित था। तो फिर क्या हुआ, तीसरे चित्र में का जो है डिस्क्रिप्शन वो पढ़ लेते हैं। इस स्थिति को देखते हुए, महिला संगठन है, इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक संस्था है दोस्तों, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जिसका नाम है PUCL। PUCL नाम की एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल की, PIL जनहित याचिका दाखिल कर दी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। राज्य की इस दलील को भी उनने गलत साबित कर दिया कि राज्य बोलता ना कि भाई यार भोजन नहीं दे सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो उनने उस दलील को भी खारिज करते हुए रिपोर्ट पेश की कि बोलो देखो एक सरकारी गोदाम में इतना लाख टन जो है गेहूं सड़ रहा है, इतना हजारों टन का गेहूं सड़ रहा है, तो वो तो सरकार उन्होंने बता दिया। तो इस दलील को भी गलत साबित कर दिया कि उनके पास संसाधन नहीं। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम में अनाज भरे हुए हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है, दायित्व है। राज्य भोजन उपलब्ध कराएगा, सरकारी गोदाम से निकालो उसको और लोगों को कम से कम दाम में भोजन प्रोवाइड कराओ। भोजन नहीं दे सकते तो गेहूं तो दे सकते हो ना। सरकार आज चलता है इंडिया में एक स्कीम चल रही है, उसका नाम है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना में क्या होता है, 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल। दीनदयाल अंत्योदय योजना चलती है इस देश में, तो गरीब लोगों के लिए कम से कम दाम में हर महीने गेहूं दिए जाते हैं। उचित मूल्य की दुकान जो होती है ना, सरकारी उचित मूल्य की दुकान, जिसको हम लोग आम भाषा में कंट्रोल कहते हैं, इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ से ये सबको अनाज दिया जाता है। तो ये इसलिए से हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में PUCL ने केस दायर किया था 2000। ये चित्र नंबर 4 में देखो ना, बच्चों को मिड डे मील में भोजन दिया जा रहा है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को और भी आदेश दिए कि पहले एक तो नए रोजगार क्रिएट करो, लोग के पास खाने का नहीं, रोजगार ही नहीं है, और राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए। जो मैं अभी राशन की दुकानों की बात कर रहा था। बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इतना ही नहीं, खाली सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बोला कि भाई भोजन दिया जाए, ऐसा नहीं। सर उसको पता था सुप्रीम कोर्ट को कि सरकार काम करे ना करे, लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि सरकारी योजनाएं जो आप चलाओगे उसकी देखरेख के लिए, क्रियान्वयन के लिए, रिपोर्ट देने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों की नियुक्त किया, 2 अधिकारियों को नियुक्त किया कि आप बताइएगा सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देकर कि क्या सरकार इस पर काम करी कि नहीं कर रही, क्या लोगों को फ्री में कुछ दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कम से कम दाम में, क्या मिड डे मील व्यवस्था चल रही कि नहीं चल रही है। तो सोचो, खाली सुप्रीम कोर्ट फैसला ही नहीं देता, इतना कुछ भी कर सकता है। तो इस वाले फैसले में ये माइलस्टोन समझा जाता, बहुत बड़ा फैसला था। इसकी वजह से लोगों को, मतलब इस देश में भूखा कोई नहीं सोना चाहिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, भूख से कोई मर जाए ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आर्टिकल 21 की उन्होंने व्याख्या की। आर्टिकल 21 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जीवन जीने की आज़ादी। देखिए, आम आदमी के लिए न्याय तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँच है। न्याय तक पहुंचना मतलब, इसको मैं ऐसा बोल दूं कि आम आदमी के लिए न्यायालय तक पहुंच जाना, खाली कोर्ट तक पहुंच जाए तो ही वो समझ लेता है कि मुझे न्याय मिल गया। आम आदमी के लिए तो न्यायालय तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना है। अदालत मौलिक अधिकारों की व्याख्या करती है, जब जरूरत पड़ती है तब करती भी है। और आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, ये उसने कहा है। और साथ ही साथ बोला इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए, जो मैं अभी हाल हमने बात की। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से ये अदालतें हमारे लिए अच्छी भूमिका निभाती है। तो क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। तो बोल सकते हैं कि PIL इतना अच्छा चीज़ है, जनहित याचिका इतनी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। अब एक मामला सामने आया था बम्बई में, दिल्ली में, बहुत सारी जगहों पर ये मामले आते हैं। तो एक मामला आया था अदालत वर्सेस आजीविका का मामला। एक बार फिर से आर्टिकल 21 को व्याख्या करने की जरूरत थी। मामला था झुग्गी झोपड़ियों वाला। हाल में अभी शहर में झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। 1985 का मामला था, जिसको ओल्गा टेलिस के नाम से जानते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। बम्बई की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो बम्बई की नगर निगम है, उसने क्या किया, उसने जो गरीब, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, जो सड़कों के आप किनारे रह रहे थे, रेलवे की पटरियों के आसपास रह रहे थे, और पूरा झुग्गी झोपड़ियाँ, बहुत बड़ा एरिया, स्लम एरिया, मुंबई स्लम तो वैसे ही बहुत फेमस है, बहुत एरिया बसा लिया था। ये लोग कौन है?
ये लोग दूसरे गाँव से, शहर से कहीं आए गरीब लोग हैं जो मुंबई में अपना रोजगार ढूंढते रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं और धीरे धीरे अपना, अब लाइफ स्टाइल तो बहुत नीचे है, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, रोजगार भी बिल्कुल नॉमिनल छोटा मोटा रोजगार कर लेते हैं, कोई बर्तन मांज रहा है किसी के घर पे, कोई झाड़ू लगा रहा है, तो इससे कुछ रोजगार करते हैं। अब मामला तब उभर के सामने आया जब मुंबई नगर निगम बोला कि भाई मुंबई साफ चाहिए और झुग्गी बस्तियों को यहाँ से हटाओ, अतिक्रमण घोषित करके उनको हटाने का प्रयास किया गया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 1985 में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये, उनकी आजीविका चल रही है वहाँ से, एक तो शेल्टर भी नहीं है भाई, हाउस भी नहीं है, घर भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का व्याख्या करते हुए बोला कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि जानवरों की तरह जीवन जी, जीवन जीने का अधिकार का मतलब होता है कि रोजगार के साथ, आजीविका के साथ जीवन जिए। हर एक व्यक्ति के पास आजीविका का साधन होना चाहिए। अगर आप इस झुग्गी झोपड़ी के लोगों को यहाँ से हटा दोगे तो ऐसे में इनकी आजीविका भी खत्म हो जाएगी, और आजीविका खत्म हो जाएगी तो ये इनकी डेथ भी हो सकती है, भाई कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने क्लियर बोला कि आर्टिकल 21 बोलता क्या है। आर्टिकल 21 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। थोड़ा शब्द टफ है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मतलब किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करने का एक ही तरीका है, केवल जब वो कानून तोड़ता है। अच्छा, आपने किसी का मर्डर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, तो क्या आपको फांसी मिलेगी क्या? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, क्यों मिलेगी फांसी जब मैंने अपराध ही नहीं किया? तो केवल जब आप कानून तोड़ते हो तभी आपकी स्वतंत्रता को जो है हम लोग बाधित करेंगे, और तभी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि मृत्युदंड के फैसले के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है इस इंडिया में जिससे आप किसी को जान ले सकते हो। तो फिर आप इनका इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर इनको मार क्यों रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इनका साथ दिया। लेकिन बाद में क्या, कई बार केस आते रहे, मुंबई में केस आया, फुटपाथ वाला केस आते रहे कि फुटपाथ पे बना रहे घर, तो फिर उनको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं ये झुग्गी झोपड़ियों से रिलेटेड एक केस था जिसमें अदालत ने आजीविका से संबंधित मामले की बात की थी। ठीक है, यह बात समझ में आ गया आपको? तो ये ओल्गा टेलिस मामला जरूर समझना। फिर से दोबारा से एक और चीज मैं बता दूं, इसमें बड़ी कमाल की चीज एक और है। मुकदमे में अदालत की सुनवाई में देरी हो जाती है। कई बार क्या होता है, बहुत लंबा मामला चलता है। ये मामला भी आपके इसमें दिया हुआ है, 1987 का मामला है, 1987 का मामला है, 1987 का मामला है ये। और ये मामला है हाशिमपुरा का, उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा। एनसीईआरटी में पढ़ना है इस मामले को। उत्तर प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है हाशिमपुरा। उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा का मामला है। और ये मामला क्या था, इस मामले में क्या था कि कुछ बंदूकधारियों ने, हम लोग पुलिस बोल सकते हैं उनको, पुलिसमैन, गनमैन जो थे, हिरासत में लिया था किसी दंगा या जो भी कुछ हुआ होगा उस एरिया में। हाशिमपुरा की कहानी थी। तो 43 मुसलमानों को उन्होंने हिरासत में लिया था, संदेह के चलते कि शायद इन्होंने दंगा फसाद कराया या इसमें लिप्त हैं ये मुसलमान। इन 43 मुसलमानों को इन्होंने गोली मार दी बिना किसी कारण के। शूट आउट वगैरह हो जाता है, कई बार फेक इनकाउंटर वगैरह हो जाता है, इनकाउंटर कर दिया। 1987 की बात है। 20 साल से उनकी फैमिली जो है, उनके परिवार 20 साल से न्याय की गुहार कर रहे हैं कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिल पा रहा उनको। उत्तर प्रदेश की कोर्ट में केस चल रहा था, 2002 तक केस चलता रहा। है सोचो, 2002 तक कुछ भी नहीं हुआ, कार्यवाही भी नहीं हुई, 2002 तक केस चलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भनक लगी इतने साल बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को अपने पास बुला लिया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था उस केस को, और 2007 तक, 2007 आ गया, तब तक केवल 2-3 गवाहों को केस किसके चलाया गया। कुछ 19 कुछ ऐसे थे जो बंदूकधारी थे जिन लोगों ने मारा था पुलिसमैन, उनके खिलाफ चला रहे थे। या तो कोई बचा रहा होगा, इस वजह से लंबा चल रहा था। ये वाकया जो है बहुत बात, जरा कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है कि सरकार इन्वॉल्व हो जाए, इस वजह से लंबा खिंच जाता है। 2007 में 3 गवाहों के बयान दर्ज किए। उसके बाद से अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं। 2022 आ गया, लेकिन इस फैसले की अब तक सुनवाई नहीं हुई है। तो 1987 में हाशिमपुरा के मुसलमानों को परिवार अभी तक सोच रहे कि क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो उनकी तो जान चलेगी, लेकिन एक दाग लग गया ना कि वो अपराधी थे। इनको निर्दोष साबित करना ही इनका काम था कि भाई निर्दोष साबित हो जाए तो बस वही न्याय हमारे लिए। क्या कर सकते हैं, मुआवजा मिलना चाहिए कुछ ना कुछ भी नहीं हो रहा। तब तक फैसले की सुनवाई नहीं होगी, तब तक कैसे हो सकता है। तो मुकदमे में अदालतों की सुनवाई में देरी के कारण एक लाइन बोली जाती है,
इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। तो यहाँ इंसाफ का कत्ल नहीं हुआ क्या? बिल्कुल इंसाफ का कत्ल हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को इससे आगे कुछ तो करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में इंसाफ में देरी क्यों हो जाती है, या हमारे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग क्यों है? ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था शुरुआत में, इस वीडियो के शुरुआत में हम जब बात कर रहे थे, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे देश में न्यायाधीशों की संख्या में कमी। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि सरकार सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। 2019 की जो रिक्तियाँ थी, जो पद खाली पड़े हुए हैं, उसका एक डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। चार्ट में हम लोग देखते हैं कि अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, स्वीकृत पद कितने किए गए और भरे कितने हैं। न्यायालय के नाम की बात करें तो यहाँ है उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं और फिलहाल 34 भरे हुए, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो बराबर काम चल रहा है। हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में 1079 यानी 1079 पद यहाँ पर अलॉट किए गए। तो 1079 पद अलॉट किए गए, उसमें से 655 भरे हैं खाली, और 424 जो है वो खाली पड़े हुए हैं अभी भी। 424 जज हाई कोर्ट के खाली पड़े हुए। हाई कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है यार, पूरे राज्यों का सबसे इंपॉर्टेंट है। 424 में से अगर मान लो हर एक न्यायाधीश एक दिन में 100 केस भी निपटाता हो ना, तो हर एक दिन में इतने लोगों को तो न्याय नहीं मिल रहा है। 42,400 लोग तो बिना न्याय। हमारे देश में जब न्याय की पहुंच लोगों तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्याय पहुंचना चाहिए, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो इस वजह से हमारे देश में केसेस पेंडिंग है। जिला अदालत की बात देखो तो 22,644 पद जो है वो स्वीकृत पद है। कितने पद होने चाहिए जिला अदालतों में, अधीनस्थ न्यायालयों में? टोटल में 17,000 भरे खाली, 17,509 पद भरे हुए, 5,135 पद खाली है। अब आप सोच सकते हो 5,135 पद खाली है। 5,135 पद अगर खाली हैं तो सोचो ना, एक आदमी कितना न्याय देता होगा, तो कितने लोगों को न्याय एक दिन में नहीं मिलता है। यही कारण है कि देश में न्याय थोड़ा धीरे चल रहा है और सरकार को सोचना चाहिए कि भर्ती करो, इसकी क्यों नहीं कर रही सरकार? जवाब भी नहीं देती। कई बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है, वो गुहार लगा रहे कि भाई साहब भर दो इसको, जरूरत है हमें, देश में अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, क्यों नहीं भर रहे? लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। स्वीकृत पद है लेकिन भर्ती हो ही नहीं रही। करना चाहिए सरकार को, यहाँ पर लेतलारी नहीं करना चाहिए। कम से कम मोदी साहब से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग कि मोदी साहब भी इस चीज़ पर ध्यान न दे, उनको देना चाहिए इस पर ध्यान। संविधान के सदस्यों का सपना, अब देखिए सपना यहाँ पर साकार होता है। उनका सपना क्या था? जिन लोगों ने संविधान बनाया था, उनका सपना था कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायकों की शक्तियों पर अंकुश लगाया। उनका सपना ये था कि भाई न्यायपालिका को इतना स्वतंत्र बनाएंगे कि कार्यपालिका और विधायिका जो कानून बनाने वाली पावर है, इनका दुरुपयोग न किया जाए। और ये वाकई में हुआ है। तो उनका सपना तो न्यायपालिका ने साकार किया है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, तो ये करता है न्यायपालिका। मतलब न्यायपालिका के स्वतंत्र होने की वजह से और न्यायपालिका के निष्पक्ष न्याय की वजह से हमारे संविधान सदस्यों ने जिस वजह से कॉलम डाले थे, उनका सपना साकार बिल्कुल हो गया है। तो न्यायपालिका ने काम अच्छे से किया है। इस प्रकार लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस देश में लोकतंत्र में सबसे पहली लाइन भी यही थी, सबसे पहला वाला जो हमारा स्लाइड था इस अध्याय का, उसमें भी यही बात थी कि लोकतंत्र के निर्माण में या लोकतंत्र की स्थापना में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आखिरी पंक्ति भी मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है और एकीकृत है। इसी वजह से इस देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, क्योंकि न्यायपालिका इसको जिंदा रखे हुए हैं। न्यायपालिका गारंटी देता है अधिकारों की, कानून की रक्षा करता है, विवादों का निपटारा करता है, कितना अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर दिया है, फिनिश। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बड़ा मज़ेदार लगा होगा और ऐसे ही सेशन हम लोग लेकर के आएंगे। और बस आप ये इत्मीनान रखिए कि आप क्लास के दौरान पूरी क्लास को एक मुश्त पढ़िए, एक साथ पढ़िए, बार बार ब्रेक करके मत पढ़िएगा, ताकि आपका जो फ्लो है वो बना रहे। और लिंक करते चलिए एक के बाद एक चैप्टर को। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं मिल पा रहे, अगर मान लो यूट्यूब पे आप ढूंढ नहीं पा रहे, समस्या अगर हो रही है, तो आप magnetbrains.com हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जा सकते हो। अब आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहाँ पर वीडियो के पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि इंडियाज़ नंबर 100% फ्री प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स। और इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? CBSE हिंदी मीडियम का कॉलम मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक कीजिए, आप अपनी 8वीं क्लास
मिल जाएगी, उस पर क्लिक करो और 8वीं क्लास के जो आपके टीचर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे टीचर आपके सामने दिखा देंगे। इनने जो जो वीडियो बनाए सारे मिल जाएंगे। आप बस आपको वॉच नाउ देखना है। वॉच नाउ पर गए, वॉच नाउ पर क्लिक किया और जैसे क्लिक किया आपके सामने दूसरा विंडो शुरू हो गया। और जैसे विंडो दिखता है आपको जाना कहाँ पर है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पे जाना है। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पे आपको करना क्या है, ये पाठ्यक्रम, परिचय, संसाधन, ऐसे अलग अलग यहाँ पर अध्यायों के नाम दिए गए हैं उनके टॉपिक के साथ में। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया आपका वीडियो शुरू, और वीडियो आप आराम से देख सकते हो। और दोस्तों नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक अच्छे नोट्स नहीं बनाओगे आप टॉप नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में टॉप करें। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।